अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नावल लेके आई हूँ जो कंप्लीट है। ये पार्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये मुझे नावल शॉर्ट लगा था, इसलिए मैं आप लोगों को कंप्लीट नावल दे रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब इस पे अच्छा रिस्पांस देंगे। और पहली बात कि नावल किस तरह का है, आई हैव नो आइडिया। तो आप लोगों के साथ मैं भी इसे फ़र्स्ट टाइम पढ़ने लगी हूँ, तो लास्ट पे देखते हैं किस तरह का ये नावल निकलता है। तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाये किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आयत बेटा, आप ये रायता और सैलेड डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम खाना लेकर आ रहे हैं। जाओ शाबाश। आज जो किचन में चेयर पर बैठी नायला बेगम के सर पर अपनी फ्रेंड सानी से बात कर रही थी, उनकी आवाज़ सुनकर सानिया को खुदा हाफिज़ कहकर उठ खड़ी हुई। ओके मामा, मैं लेकर जाती हूँ, आप दोनों भी जल्दी से आ जाएं। आयत ने दुपट्टा ठीक से सर पर जमाते हुए कहा तो नायला बेगम ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया था। आयत ने समन शाह से ट्रे पकड़ी और बाहर की जानिब बढ़ गई। इस वक्त लाउंज में सिर्फ बीजान और आलम शाह ही मौजूद थे। आयत को आता देख बीजान मुस्कुराई और सोफे से उठकर डाइनिंग टेबल तक आई थी। उन्हें उठता देख आलम शाह भी टेबल की तरफ बढ़ा था। दोनों ने अपनी कुर्सियाँ संभाल ली थी। आयत अभी बैठी ही थी कि इसे अपने क्राइम पार्टनर का ख्याल आया, जिसने इसे सोने से पहले कहा था कि खाने के वक्त मुझे उठा देना। आयत जल्दी से अपनी कुर्सी पीछे किए उठी और ऊपर वाले पोर्शन की तरफ बढ़ गई। अरूज उठो, खाना लग गया है। आयत अरूज के कमरे में आई और इसे झंझोड़ते हुए बोली थी, लेकिन मजाल है जो इस मोहतरमा की नींद पर ज़रा बराबर भी असर पड़ा हो। जब काफ़ी देर कोशिश के बाद भी अरूज ना उठी तो आयत ने साइड टेबल से पानी का जग उठाया और सारा उस पर डेल दिया। हाँ अल्लाह, आयत कमीनी मुझे यार गिला कर दिया। अब तुम देखो ज़रा मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो जो मज़े से ख्वाब देख रही थी अचानक इस आफ्ताब और बौखला कर उठी और आयत को घूरते हुए बगैर अपनी हालत देखे उसके पीछे भागी थी। आयत जल्दी से लाउंज में पहुंची और बीजान को पकड़ लिया। बीजान, मुझे इस चुड़ैल पोती से बचा ले प्लीज़। आयत बीजान में तकरीबन घुसी हुई थी तो बीजान ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ देखा जहां रूश मैडम बगैर दुपट्टे के स्याह शलवार कमीज़ में मुकम्मल भीगी हुई तेज़ी से आयत की तरफ आ रही थी। बीजान ने उसका हुलिया देखा और फिर से बेख्तियार नज़र आलम शाह पर डाली जो संजीदगी से अपने सेल में गुम था। बीजान आज आप इसकी साइड नहीं लेंगी। आपको पता है मैं सोई हुई थी और इसने सारा पानी का जग मेरे ऊपर डाल दिया। आज ये मुझसे नहीं बच सकती। अरूज ने खूंखार नज़रों से आयत को देखते हुए बीजान को बताया। अच्छा बस अरूज, अब चुपचाप खाना खाओ। ये लड़ाइयाँ तो आप दोनों की हमेशा चलती रहेंगी। समन शाह ने अरूज को डपटते हुए कहा और बैठने का इशारा किया तो वो आयत को घूरती हुई बेबसी से एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। तो अरूज, ये सोने का वक्त है जो आप अब उठ कर आई हैं। आलम शाह जो अपने मैनेजर से बात कर रहा था, अब बात करके मोबाइल साइड टेबल पर रखा। अरूज सख्त लहजे में मुखातिब किया, लेकिन जब नज़र अरूज के वजूद पर गई तो गुस्से से उनकी रगत तन गई थी। और दुपट्टा कहाँ है आपका? उसकी कड़क आवाज़ और अरूज ने एक नज़र सहम कर उस पर डाली और फिर रोनी सूरत बनाकर मज़ेदार नज़र से अपनी मामा को देखा था तो उन्होंने उठकर जाने का इशारा किया। अरूज बगैर आलम शाह का जवाब दिए ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। बेटा, रात को मैंने उसे कुछ काम करने को दिया था, देर तक वही करती रही, इसीलिए अब उठी नहीं तो रोज़ाना बच्चियों को जल्दी उठा देती हूँ मैं। और दुपट्टे के बारे में मैं समझा दूंगी उसे, नाराज़ मत हो, अभी बच्ची है। समन शाह ने बात संभालने की कोशिश की तो आलम ने सर हिला दिया। जी बेहतर है, लेकिन आइंदा मैं इन दोनों को दुपट्टे के बगैर ना देखूँ। आप जानती हैं कि लड़कियां यूँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इतनी भी बच्चियाँ नहीं हैं। 20 साल की हो गई हैं दोनों। इस उम्र में लड़कियां पूरे घर संभाल लेती हैं, लेकिन आप लोगों ने इन्हें अभी तक बच्चा ही बनाया हुआ है। आलम शाह ने एक नज़र आयत पर डालते हुए कहा जो आराम से खाना खा रही थी। उसकी बात पर नज़र झुका गई थी और समन शाह जो इसके बिल्कुल पास ही बैठी थी उसका हाथ सख्ती से थाम लिया था। तो उन्होंने इसके हाथ को अपने हाथ में लेकर तसल्ली दी थी। हाँ बच्चे, मैं भी सोच रही हूँ अब इन दोनों को घरदारी सीखनी चाहिए। माशाल्लाह से दोनों जवान हैं। अब समन और नायलन, अब कल से तुम दोनों ने भी काम पर लगाओगी। बीजान ने आलम शाह की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने बहू को मुखातिब करते हुए कहा तो उन दोनों ने भी सर हिला दिया और सब खाने की तरफ मुतवज्जा हो गए। जबकि आयत खामोशी से उठकर ट्रे में खाना निकालने लगी, क्योंकि जानते थे अब अरूज भूखी ही रहेगी लेकिन नीचे नहीं आएगी। और वैसे भी उसे बनाना भी तो था। वो खाने के ट्रे लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ गई थी। ये है शाह फैमिली, जो कि लाहौर शहर से थोड़ी बाहर वाक़या है। इसमें 6 नफूस क़याम पज़ीर हैं। सालिहा शाह बीजान के 2 बेटे थे। बड़े बेटे अज़ान शाह, जिनकी शादी बीजान ने अपने पसंद से समन शाह की जो एक बहुत अच्छी बीवी और बहू साबित हुई थी। उन दोनों के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा आलम शाह जो 28 साल का है। आलम शाह ने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपने बाप चचा के बिज़नेस को संभाला हुआ था और साथ साथ सियासत में भी हिस्सा ले रहे थे। बेतहाशा हज़ल, ब्राउन आँखें, सफ़ेद रंगत, घने ब्राउन बाल, खड़ी नाक, मगरूर नाक और खूबसूरत नाबी लब, हल्की मूँछ और बियर्ड 6 फुट तक निकलता
कद मर्दाना वजाहत का भरपूर शाही काट। वो किसी भी लड़की का आइडल हो सकता था। उसके बाद उसकी बेटी अरूश शाह जो अभी 20 साल की होने वाली थी, वो भी बहुत प्यारी सी नॉर्मल कद काट की छोटी सी लड़की। उसके बाद बीजान के दूसरे बेटे सालम शाह ने अपनी पसंद से शादी नाइला बेगम से की, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में आते सबके दिल जीत लिए थे। उन दोनों की बस एक ही बेटी आयशा है, जो 20 साल की हो चुकी है। गुलाबी और सफ़ेद रंग, डार्क ब्राउन आँखें, घनी पलकें, घने भुएं, पतली सी नाक और गुलाबी भरे भरे होंठ, गोल शफाफ चेहरा, जबकि बाएं गाल पर पड़ता डिंपल उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। कमर तक आती ब्राउन बाल और नॉर्मल सा कद, ना ज़्यादा मोटा ना पतला। वो बेशक खड़े खड़े किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। उसे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन इन दोनों का कॉलेज ख़त्म होते ही आलिम शाह ने मज़ीद पढ़ाई से मना कर दिया। उसके काफ़ी एहतजाज के बाद भी जब वो भी ना माना तो वो भी खामोश हो गई। उसकी पैदाइश के कुछ माह बाद अज़लान शाह और सालिम शाह किसी एक्सीडेंट में वफ़ात पा चुके थे। उस वक्त हवेली पर सनफ़े क़यामत बशा था। शाह हवेली से 2 जनाजे उठाए गए थे, तो बीजान अपने जवान बेटों की मौत पर दिल को थाम कर रह गई थी, लेकिन फिर आस्ता आस्ता उन्होंने हिम्मत की और सबको संभाला। जब आलम शाह 20 साल का हुआ तो आयशा 14 साल की थी। तब ही बीजान के फैसले पर उन दोनों का निकाह कर दिया गया और फिर आलम शाह ने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अपनी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था। बीजान को सब बच्चे ही बहुत प्यारे थे। उन्होंने आलम और आयत को इसीलिए जोड़ा ताकि आयत हमेशा उनकी नज़रों के सामने रहे। अब उन्हें बस अरूज की ही फिक्र थी, लेकिन ये तो दस्तूर दुनिया है कि बेटियां पराई ही होती हैं, तो वो खामोश हो जाती थीं। आज वो दोनों सुबह से बीजान के लेक्चर सुन रही थी, जिन्होंने सुबह 5 बजे ही मुलाजमा को बेचकर ने उठा दिया था। नमाज़ पढ़ने के बाद बीजान इन दोनों को लॉन में ले आई थी और तब से लेकर अब तक वो इन्हें समझा रही थी कि अच्छी लड़कियां कैसी होती हैं। सारा दिन माँ को हाथ बढ़ाती हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हैं, सुबह सवेरे उठती हैं, दुपट्टा सर से उतरने ही नहीं देती और पता नहीं क्या क्या। रूज तो अब मरने वाली हो गई थी। आखिरकार नाइला शाह और समन शाह को लॉन में आता देख कर दोनों ने सूखा सांस लिया था। बीजान, आप नाश्ते में क्या लेंगे? नाइला शाह ने कहते ही साथ ही आयत को देखा, जो मोहतरमा बाल खुले छोड़कर आई हुई थी। बेशक सर को अच्छे से ढांप रखा था, मगर इसके बाल लंबे होने की वजह से दुपट्टे से नीचे तक नजर आ रहे थे। अब भी वो कमर तक खुले पड़े थे। कई दफ़ा आलम शाह से डांट भी सुनी थी इसने कि उसे नहीं पसंद इसका यूं बाल खोल कर घूमना। हालांकि घर में सब ही औरतें थी और वो खुद मर्द था और था भी उसका महरम, मगर घर में काफ़ी मर्द मुलाजिम थे, इसलिए वो एहतियात रखता था। लेकिन आयत तो इसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। नाले शाह ने उसकी कुर्सी के पीछे आकर दुपट्टा उतार कर उसे दिया खुद उसके बालों की चुटियाँ बनाने लगी। आज तुम दोनों नाश्ता हरगिज़ नहीं बनाओगी। इन दोनों ने क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है? आज मैं मुलाज़मा से कह देती हूँ, वो उन्हें बताती रहेगी। साथ साथ ये दोनों ही सारा नाश्ता बनाएंगी। बीजान में थोड़ी सख्ती से कहा था तो समन शाह और नाइला शाह ने पहले एक नज़र एक दूसरे पर डाली। फिर समन शाह ने आगे बढ़कर बीजान का हाथ थामा और उनके पास ही कुर्सी लेकर बैठ गई। बीजान, अभी से सब करने की क्या ज़रूरत है? हमारी आयत ने तो हमेशा ही रहना है हमारे पास, तो हम दोनों हैं ना, और हम ना भी रहें तो ये जो इतने मुलाजिम हैं, ये इसीलिए तो हैं कि हमारी फूल जैसे बच्चों को काम ना करना पड़े। और बात रही अरूज की, तो इंशाल्लाह इसके नसीब में भी अल्लाह अच्छा करेगा। थोड़ा बहुत इसे सिखा देंगे ताकि अगले घर कोई मुश्किल ना हो इसे, बाकी अल्लाह है ना, वो बेहतर करेगा। समन शाह ने आयत को प्यार करते हुए बीजान से कहा, तो आयत के लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई थी, जबकि अरूज ने मुंह बनाया था। मैं भी कहूँ ये तो दोनों कुछ करती क्यों नहीं है? वो तब पता चल रहा है कि ये तुम दोनों की दी हुई शय पर सब कर रही होती हैं। इनका क्या कसूर जब माएँ ही इन्हें कुछ सिखा नहीं रही? बीजान ने खफगी से कहा, तो चारों ही मुस्कुराने लगी थी। अच्छा मेरी प्यारी बीजान, अब बस भी करें ना। आप पता नहीं क्यों लाला की बातों को सीरियस ले लेती हैं। सबको पता है उन्हें तो बस गुस्से करने की आदत है। और वो उठकर बीजान के गले में बाहें डालते हुए लाड से बोली थी, तो उन्होंने भी इसकी पेशानी चूमी थी। फिर वो सब उठकर अंदर की जानिब बढ़ गए थे। रात को आयत अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में आई थी। सब लोग सो रहे थे। उसे पता नहीं क्यों इस वक्त कॉफ़ी की केवरिंग क्रेविंग हो रही थी। अभी उसने फ्रिज से दूध का जग निकाला ही था कि खटके आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा, तो मानो सकता हो गया हो। आलम, जो लॉन में एक्सरसाइज कर रहा था, किचन से आवाज़ सुनकर इसकी तरफ आया था, तो इतने दिनों बाद इस दुश्मन जान को अकेला देखकर उसकी तरफ बढ़ा। वो मैं कॉफ़ी बनाने आई थी। आयत ने जल्दी से वजाहत दी कि क्या पता वो बगैर किसी वजह के ही डांट दे, जबकि उसे संजीदगी से अपनी जान पाता देख आयत को अनजाने से खौफ ने आन घेरा था। आलम शाह ने करीब आके से ज़ोर से खुद में विष लिया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। मेरी जान, आप नहीं जानती कि आपको खुद में संभालने के लिए मैं कितना तड़प रहा हूँ। उस दिन कहा था ना कि रात को अपने रूम का दरवाज़ा लॉक मत कीजिए। अगर मैं आऊँगा तो फिर किसकी इजाज़त से आपने दरवाज़ा लॉक किया था?
हाँ, आलम शाह ने पहली बात नरमी से की, लेकिन फिर इसकी कुछ दिन पहले की हरकत याद आई तो गुस्से से बोला। वो नाज़ुक जान पहले ही इस अवतार पर काम रही थी, इसके गुस्सा करने पर इश्क से रोने लगी। आलम प्लीज़ छोड़ें मुझे। आयत ने अपने नाख़ून आलम शाह के कंधे पर मारे और रोते हुए कहा तो आलम शाह ने अपने जज़्बात पर काबू पाया और उसकी गर्दन को दाँतों में दबाए हुए पीछे हुआ। वो जो अपनी होश-ओ-हवास खोने लगी तो उसके पीछे होते ही उसे कंधे से थाम लिया। तो आलम शाह ने भी उसकी कमर के गिर्द बाजू लिपटते और अपने सहारे पर खड़ा किया और एक हाथ से उसकी आँखों से शफ़ा मोड़ती चुन्ने जो बाहर आने को बेताब थे। इस मज़ाहमत और रोने की वजह जान सकता हूँ जाने आलम? उसकी आँखों में देखते करख लहजे में पूछा गया तो आयत ने बेसाख्ता उसकी आंखों में देखा, लेकिन उन आंखों में गुस्सा देकर जल्दी से अपनी नज़र झुका ली थी, जबकि हिचकी अभी भी जारी थी। मुझे आपसे डर लगता है, इसने मनमनाते हुए कहा। आंखें फिर से बढ़ने लगी थी तो आलम शाह मुस्कुराया, झुककर इसके गुलाबी रुखसार पर शिद्दत से अपने लब रखे। मेरा नाजुक सा बेबी, क्यों डर लगता है मुझसे? मैं तो आपको कुछ भी नहीं कहता। आलम शाह ने इसके कांपते लबों पर अंगूठा फेरते हुए नर्म लहजे में कहा। आयत ने अपने लबों पर से उसका हाथ हटाना चाहा, लेकिन आलम ने दूसरे हाथ से उसकी दोनों कलाई सख्ती से पकड़ ली थी। आप हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं और मुझे डांटते भी हैं और मुझसे बाकी सब की तरह प्यार भी नहीं करते। आयत ने मासूमियत से शिकवे किए तो आलम शाह को अपना आप बेईमान होता हुआ नजर आया। दिल तो चाह रहा था इसी वक्त उसको खुद में समो ले। वो मेरी जान को इतने शिकवे हैं अपने शोहर से। मैं हर वक्त काम गुस्सा करता रहता हूँ और सारा दिन तो ऑफिस होता हूँ, और अगर गुस्सा होता भी है तो अपने फ़ायदे के लिए होता है। चंदा, आप जानती हैं ना, लड़कियों की इज्जत कहाँ जैसी होती है, किसी की एक बात कह देने से ही दागदार हो जाती है। बस इसलिए मैं आप दोनों पर थोड़ी सख्ती करता हूँ। बेशक हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, लेकिन ये मुलाजिम भी तो गैर है ना। मैं नहीं चाहता कि आप पर किसी की भी बुरी नज़र पड़े, लेकिन आप दोनों आराम से बात समझते ही नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। और जहाँ तक बात है प्यार की, तो बस ये इलेक्शन हो जाए फिर भी जान से रुखसती की बातें करता हूँ, फिर जी भर के प्यार करूँगा अपने बेबी को। आलम शाह ने अपने जज्बात पर बंद बांधते हुए प्यार से उसे समझाया और आखिरी बात उसकी आंखों में देखते हुए मायने कैसे से की तो आयत का चेहरा सुर्ख हो गया था। फिर जब अपनी नाजुक लाई है उसकी सख्त गिरफ्त में दुखती हुई महसूस हुई तो इसने रोने सूरत बनाकर इसकी तरफ देखा था। छोड़े ना, मुझे दर्द हो रहा है, आयत ने विचारगी से कहा तो आलम शाह ने उसके बाजू छोड़े और उसके कंधों पर दोनों हाथ रखता उसकी तरफ देखने लगा। चंदा, आप तो कुछ ज़्यादा ही नाजुक है, कैसे बर्दाश्त करेंगी मेरी शिद्दतें अपने इस मुलायम वजूद पर? खैर, अब खाया पिया करो और अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वो वक्त अब दूर नहीं जब आप मेरी पनाहों में बेबस होंगी। और याद रहे, उस दिन मैं ये नाजुक मिजाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। सभी रेडी? आलम शाह ने संजीदगी से कहा तो आयत शर्म से मरने वाली हो गई थी। वो कुर्सी से अपना दुपट्टा उठाकर कॉफ़ी बुलाए किचन से भाग गई थी तो आलम शाह भी मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बेजान मैं सोच रही थी कि आलम से बात करती हूँ कि ऑफिस से वक्त निकाल कर बच्चे को शॉपिंग पर ले जाए। काफ़ी टाइम हो गया है दोनों को घर से बाहर निकले। सारा दिन बेचारी बोर होती रहती है, ना कोई पढ़ाई ना सेल है इनके पास, ना ही किसी दोस्त के पास आना जाना है। अच्छा है कि एक दफ़ा आलम खुद इन्हें ले जाए, घूम फिर भी लेंगी और शॉपिंग भी कर लेंगी दोनों। समन शाह ने बीजान के कमरे में आकर कहा तो नायला शाह जो उनकी टांगें दबा रही थी उन्होंने भी इस बात से मुतफिक होकर इस बात में सर हिला दिया। करके देख लो बात आलम ने से, मुझे तो नहीं लगता लेकर जाएगा। अभी कल ही तो उसने हवेली पर मजीद सिक्योरिटी बढ़ाई है। इलेक्शन की वजह से उसके दुश्मन उसकी वो सूंघते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम एक दफ़ा कोशिश कर लो। बीजान उठते हुए बोली थी और उन्हें बैठने का इशारा किया तो वो भी बैठ के पायंदी पर टिकी। बीजान कुछ देर सोचती रही, फिर एक गहरा सांस लेकर उन दोनों की तरफ संजीदगी से देखा। तुम दोनों लोगों ने आयत की रुखसती के बारे में क्या सोचा है? बीजान ने नाला की तरफ देखते हुए कहा। समन शाह तो मुस्कुरा दी थी, जबकि नाला शाह को लगा इनका दिल अभी बंद हो जाएगा। जितना भी डांट डपट लेती अकलौती औलाद से मोहब्बत भी तो बहुत थी। बेशक उसने बस एक कमरे से दूसरे कमरे में ही जाना था, फिर भी तकलीफ एक माँ ही महसूस कर सकती। हालांकि वो जानती थी आलम से बेहतर लड़का चिराग लेकर ढूंढने से भी ना मिलता, मगर बचपन से इतने लाडों से पाला था। अब खुद से अलग करने का सोच कर उनकी सांस रुक रही थी। इनकी आंखें आंसू से भर गई थी, लेकिन बेजान आयत अभी बहुत छोटी है, यूं अचानक कैसे? वो बेबसी से बोली, जबकि आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे थे। तो समन शाह ने उनका दुख समझते उन्हें खुद से लगाया था। बेटा, माओं को तो औलाद हमेशा छोटी ही लगती है, लेकिन कभी ना कभी बेटियों को रुखसत करना ही होता है, और हमारी आयत ने तो यहीं रहना है तुम्हारे पास, और आलम भी तो उसका बहुत ख्याल रखेगा। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो? भी जानने ने समझाते हुए कहा तो उन्होंने अपने आंसू साफ किए और वो कुछ कहती कि आराम से दरवाज़ा खुला और दोनों अंदर आई थी। यहाँ कौन सा गोल में इस कॉन्फ्रेंस जारी है? हम आप लोगों को पूरी हवेली में तलाश कर रहे हैं और आप तीनों यहाँ बैठी हैं। रोश ने बेड पर चढ़ते हुए बीजान की गोद में सर रखते हुए कहा तो बीजान ने मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी, जबकि आयत सोफे पर बैठ की थी। नाला बेगम मोहब्बत लुटाती नजर से आयत को देखने लगी थी। समन शाह खामोशी से उठी और आयत के पास जाकर बैठी और इसे सीने से लगाया तो आयत ने भी मुस्कुराकर के गिर्द बाहें फैलाई थी। मामा, मैं नोट कर रही हूँ, आप आयत का मुझसे ज़्यादा प्यार करने लगी
लगी हैं, मैं तो सौतेली हूँ ना आपकी। अरूज ने मुँह बनाकर कहा तो समझा मुस्कुरा दी। अभी उन्होंने लब खोले ही थे कि उनकी नज़र नायला पर गई, जिनकी आँखों से आंसू ज़ब्त के बावजूद भी फिर से झलक पड़े थे। उन्हें रोता देखकर रात फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ी, क्योंकि उसने इनसे पहले कभी रोता हुआ नहीं देखा था। "मामा क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताएँ ना मामा जान।" आयत उनके आँसू साफ़ करते हुए बोली तो उन्होंने आयत को खुद में भींच लिया और उसके मुँह पर दीवानावार प्यार करने लगी। फिर उससे अलहदा होकर अपने आँसू साफ़ किए और नम आँखों से देखकर उसकी तरफ मुस्कुरा दी। "कुछ नहीं हुआ बेटा, बस देख रही थी मेरी आयत कितनी बड़ी हो गई है और मुझे पता भी नहीं चला।" वो उसकी गाल सहलाते हुए बोली तो आयत हैरानगी से उनकी तरफ देखा था। "मामा इसमें रोने की क्या बात है, और वैसे भी इतनी बड़ी भी नहीं हुई। देखो छोटी-सी तो हूँ मैं।" इसके आखिरी में शरारत से कहा तो सब मुस्कुराने लगे। वो सब यूँ ही बातें कर रहे थे कि मुलाज़िमा ने आकर आलिम शाह की आमद की इत्तला दी तो बीजान ने उसे यहीं बुलाने का कहा। रूह जो रिलैक्स सी लेटी हुई थी अपने लाला का सुनकर सीधी होकर बैठी। दुपट्टा ठीक है, जबकि आयत भी बेड पर चढ़ गई थी कि अगर सोफे पर बैठी तो वो भी इसके साथ बैठ जाता, क्योंकि कमरे में कोई और जगह नहीं थी। आयत यार तुम तो सोफे पर ही बैठ जाओ ना, यूँ सब बेड पर बैठेंगी तो ये ना हो कि बेड ही टूट जाए। रोज ने उसे तंग करते हुए कहा तो आयत ने उसे कोहनी मारी। बीजान भी मुस्कुरा दी थी। आलिम शाह सलाम करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो सबको जमा देख कर हैरान हुआ था और आगे बढ़कर बीजान के आगे सर झुकाया तो उन्होंने माथे पर प्यार दिया। आयत जो बिल्कुल बीजान के पास बैठी थी उसे झुकता देख जल्दी से पीछे हुई। फिर सबको मुस्कुराहट दबाता देख खफकी से सर झुका के बीजान से दुआएं लेकर वो खामोशी से सोफे पर बैठ गया। समन शाह के पास आकर बैठ गया और बाजू से कोट उतार कर सोफे की पुश्त पर डाल दिया। आयत ने एक नज़र भरकर इसकी जानिब देखा था, जो इस वक्त थकन से चूर था लेकिन बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। बाल माथे पर बिखरे और टाई ढीली की हुई थी, जबकि आंखों में थकावट साफ नजर आ रही थी। आयत को वो इतना प्यारा लगा कि दिल बेतहाशा धड़कने लगा। आलम जो कब से उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था, बाल ठीक करने के बहाने चेहरे के आगे हाथ करके आयत की तरफ मुस्कुरा कर देखा है और एक आंख विंक की तो आयत शर्म से नजरें झुका के वो भी मुस्कुराता हुआ सीधा हुआ हो बैठा और बीजान की तरफ मुतवज्जा हुआ। कहीं बीजान आपने बुलाया था? वो संजीदगी से बीजान से मुखातिब हुआ। समन शाह ने बीजान की तरफ इशारा किया कि अभी रुखसती बात मत करे, बच्चियाँ अभी बैठी हैं। तो बीजान ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ बच्चे, वो हम सोच रहे थे कि तुम अरूश और रात को शहर ले जाओ, कुछ खरीदारी भी करवा देना और घूम फिरा भी देना। बच्चियाँ सारा दिन घर में उदास रहती हैं, बाहर निकलेंगी तो जहन फ्रेश होगा इनके, और अगर तुम्हें बेहतर लगे तो उन्हें मोबाइल फ़ोन भी ले दो, भी लेकर दो। चलो इनके दिल बहल जाएंगे। बीजान ने आखिरी बात कह तो दी थी लेकिन अब उसके तासुरात देख रही थी, जबकि आयत और रोज तो मानो हवाओं में उड़ने लगी थी। मतलब उनकी बीजान में उनके लिए इतना सोचा था, लेकिन अब वो दोनों भी आलम शाह को देख रही थी कि वो क्या कहता है, क्योंकि होना तो वही था जो वो कहता। बीजान आप जानती हैं ना, पहले ही मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, ऑफिस भी संभालता हूँ, साथ साथ इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है, तो अभी इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर उन्हें कुछ ज़रूरी चाहिए भी तो मुझे लिस्ट बना दे, मैं मंगवा दूंगा, लेकिन ऐसे हालात में इनका बाहर जाना मुझे ठीक नहीं लगता। और जहाँ तक बात है मोबाइल फ़ोन की, तो वो भी इन्हें नहीं मिल सकते। यूँ कुंवारी लड़कियों के पास मोबाइल फ़ोन होना मुनासिब नहीं लगता। वहीं तहत संजीदगी से बोला तो बीजान भी खामोश हो गई, जबकि उनके मुंह में लटक गए थे। मतलब इतनी नाइंसाफ़ी देख लिया तुमने अपने जरात लाला को, हूँ कितने ज़ालिम है, हमें तो तकरीबन कैद ही कर रखा है। आयत ने मुँह बनाकर डूश के कान में सरगोशी की तो उसने घूर के से देखा था। तो तुम्हारे अंदर की बीवी मर गई है क्या? जाकर एहतजाज करो कि भाई हम भी इंसान हैं। बल्कि तुम क्या करोगी? अभी देखो मेरा कमाल। रूज ने चुटकी बजाई और उठकर आलम के साथ सोफे पर जा बैठी और अपने दोनों बाजू इसके गिर्द फैलाकर लिपट कर लाड से इसकी तरफ देखा तो आलिम शाह ने प्यार से इसके बालों पर लब रखे। लाला देखें प्लीज़, बेशक सेल ना लेके दे, लेकिन हमें शॉपिंग पर तो लेकर जा सकते हैं ना। याद करें लास्ट टाइम हम पूरे 2 साल पहले गए थे शॉपिंग पर, आपके साथ इतना टाइम हो गया है, हमने कभी आपसे कोई ज़िद नहीं की, तो प्लीज़ हमें ले जाए ना। देखें हम गार्ड्स को साथ लेकर जाएंगे और अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए लाला मान जाए ना। अरुष ने इतने लाड से कहा तो तो आलम शाह ने इस बात में सर हिला दिया और अरुष के गिर्द बाहें फैलाते इसे घूंसे लगाया था। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, कल परसों तक चलेंगे। भी जान आपने कुछ और भी कहना है या मैं अब चलूँ? वो प्यार से कहता हुआ कोट उठाकर खड़ा हुआ और बीजान की तरफ देखकर सवाल किया तो उन्होंने कुछ सोच कर नफ़ी में सर हिला दिया। आलिम शाह के कमरे से बाहर जाते ही आयत भाग कर अरूश के पास गई और उसके गले लग गई। वाह अरूश यार, आज मैं तो तुम्हें सच में मान गई। अब चलो जाकर कल के लिए लिस्ट बनाते हैं, क्या क्या लेना है। आयत ने पुरजोशी से कहा तो रोज भी इसके साथ झूलती बाहर निकली। पीछे वो तीनों इनके बचपने पर मुस्कुरा दी थी। बीजान उन्हें हमेशा खुश रहने की दुआ देती। वजू के लिए उठ गई थी तो नायला और समन भी रात का खाना देखने के लिए किचन की तरफ बढ़ गई। चलो आयत है, मर्दान खाने से लाला को बुलाती हूँ, उन्होंने कहा है 6 बजे बज जाएंगे तो
6 बज गए हैं, लेकिन लगता है लाला मेहमानों में बिज़ी हैं तो भूल ही गए ना हो। अरूज ने अपने हैंडबैग में टिश्यू रोल रखते हुए ज़िप बंद की और उन्होंने उसे लाउंज के सोफे पर ही रख कर आयत से बोली थी। आयत जो गहरी सोच में गुम थी, उसकी बात पर जानकी से उसकी तरफ देखा। तुम पागल तो नहीं हो, जानती नहीं हो अपने लाला को उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ है कि मर्दान खाने में कोई औरत भी कदम न रखे, बेशक कोई मुलाजिम ही क्यों ना हो। बहन, मेरा तो इस टाइम डांट खाने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा इरादा है तो यू कैन गो। आयत ने सहूलत से इनकार किया और उठकर किचन की तरफ जाने लगी कि अरूज ने इसकी कलाई पकड़ी और इसे रोका। आयत, यार कुछ नहीं होता, हम किसी मुलाजिम को बोल कर लाला को बुलाएंगे और खुद कमरे में दाखिल नहीं होंगे तो लाला हमें नहीं डांटेंगे। अब देखो टाइम 6 से ऊपर का हो गया, ये ना हो लाला लेकर भी ना जाए। कल परसों तो वैसे भी उन्होंने 5 दिनों के लिए इस्लामाबाद जाना है, तो फिर शॉपिंग पर जाने का मौका नहीं मिलना। अब चलो भी। रोज ने इसे समझाते हुए कहा था। दोनों मर्दान खाने की तरफ बढ़ी। अभी वो मर्दान खाने के लाउंज में दाखिल हुई थी कि सारे मुलाजिमों ने देख कर नजर झुका गए। अरूज ने आगे बढ़कर एक मुलाजिम को आलम शाह को बुलाने का बजाय अभी मुलाजिम को गए 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मुलाजिम की बजाय आलम शाह आंधी तूफान बनाए कमरे से नमदार हुआ और उन दोनों को यूं सिर्फ दुपट्टों में मर्दान खाने में पाया तो मुलाजिम को वहां से जाने का इशारा किया और खुद चला उगलती नजर से उनकी तरफ देखने लगा। आयत तो उसे यूं देखकर पीछे हो गई थी। तुम दोनों बच्चियां हो गया, हर बात समझानी पड़ेगी तुम दोनों को। ये सारा दिन जो उछलती कूदती रहती हो ना, ये अब छोड़ दो और दोनों ताई और मामा का हाथ बटाया करो। अब कोई छोटी बच्चियां नहीं रही तुम लोग, और आज के बाद मुझे तुम दोनों मर्दान खाने के करीब भी नजर न आई तो जान ले लूँगा। दोनों की समझी आलम शाह की दाढ़ पर आयत तो तकरीबन अरूज के पीछे छुप गई थी, जबकि अरूज खुद अपने लाला को इस कदर गुस्से में देख कर काम गई थी। वो लाला, हम तो बस आपको बुलाने आए थे। वो आखिर अरूज ही हिम्मत करती कामते हुए लहजे में बोली थी। मुलाजिम मर गए हैं जो मुझे बुलाने तुम दोनों ही आन पहुंची थी। इस दफ़ा वो अरूज के पीछे छुपी इस नाजुक जान को घूरता हुआ बोला था जो उसकी नज़रों पर खुद पर महसूस करते मरने वाली हो गई थी, जबकि इतनी देर से जब्त किए हुए आंसू गुलाबी नर्म मुलायम रुखसार पर बहने लगे थे। इसकी हालत गैर होते देख आलम शाह ने खुद पर काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि वो इसकी सख्त नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये लहजा कैसे बर्दाश्त करती। अच्छा फिलहाल तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ रहा हूँ और आइंदा ख्याल रखना। वो इस पर नरम आवाज़ में मुखातिब हुआ था। रोज ने सर हिलाया। दोनों वापस जनान खाने की तरफ चलती। आलम शाह तो उनकी हरकत पर बिलबिला गया था। कैसे उनके इसके इतना मना करने के बावजूद भी मर्दान खाने में आ गई थी, लेकिन फिलहाल इसने अपना गुस्सा दबा लिया क्योंकि अभी उन्हें यहाँ से भेजना चाहता था, इसलिए थोड़ा सा डांट कर भगा दिया। इस वक्त मर्दान खाने में उसके कई खास मेहमान आए हुए थे, तो उनका तो सोचते वो अपने गुस्से पर काबू पाता दोबारा अंदर की जाने बढ़ गया था। आयत, खुदा का नाम लो यार, प्लीज़ चुप कर जा, मामा मुझे ही डांटेंगी। वो दोनों वहाँ से सीधा जनान खाने की पिछली तरफ बने लॉन में आई थी और आयत आलम शाह के गुस्से को याद करते हुए रोई जा रही थी, जबकि अरूज को टेंशन थी कि जब आलम शाह भी जान लोगों को बताएगा तो इन दोनों की तो खैर नहीं। वो जानती थी कि वली आकर आलम शाह ने इन पर गुस्से से पड़ना है, लेकिन वो हिम्मत से काम ले रही थी और तकरीबन 10 मिनट से रोती आयत को तसल्ली दे रही थी। जब आयत के चुप होने की कोई असरार नजर न आए तो बेबसी से बोली। आयत ने सर उठाकर देखा। मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं कि नहीं चाहते, मेरी बात मान लेती तब ये ना होता। उन्होंने कितना डांटा मुझे, अब फिर डांटेंगे। आया तो फिर से रोते हुए बोली तो अरूज ने इसके आंसू साफ किए और इसकी तरफ देखा। अच्छा यार, पता है गलती मेरी है, अब उठो चलो हवेली। ये ना हो लाला आज आ जाएं। अरूज ने मिन्नत बड़े लहजे में कहा तो आए तभी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी और दोनों अंदर की जाने भर गई, जहाँ लाउंज में सब मौजूद थे, जबकि आलम में शाह बिछड़े हुए शेर की तरह दाढ़ा था। अगर आप लोगों से ये नहीं संभलती तो मुझे कहें कि मैं इनका बंदोबस्त करता हूँ। अब कहाँ गई हैं ये दोनों। अभी वो गुस्से से गिरा रहा था कि इनके अंदर आते देख ही मजीद भड़काए तो भाग कर समझा में चुपने वाली हो गई थी, जबकि अरूज भी खामोशी से नायला शाह के पहलू में नज़र झुकाकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि इस वक्त भी जाने के नज़दीक जाना खतरे से खाली नहीं था। इनके चेहरे से ही लग रहा था कि वो भी आलम शाह जितनी भड़की हुई हैं। यहाँ वो दोनों फ़ौरन आलम शाह बोला नहीं चीखा था। अरूज ने एक नज़र आयत को देखा जो कामती हुई समझा के सीने में छुपी हुई थी। अरूज ने मदद तलब नज़र से नायला शाह को देखा तो उन्होंने एक नज़र भी जान पर डाली, फिर आलम शाह की तरफ मतवजा। बेटा माफ़ कर दो बच्चियों को, देखो ये शर्मिंदा है और हम इन्हें समझाएंगे, इन्हें आइंदा ही ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। नाला शाह ने आलम को ठंडा करते हुए कहा तो आलम शाह ने एक सख्त नज़र होती हुई आयत और पर डाली। समन शाह जब से उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बस रोई जा रही थी। आलम शाह ने उसका खुद से इतना डर ना महसूस करके इतने गुस्से में भी मुस्कुराहट दबाई थी, भी संजीदगी से नायला शाह की तरफ देखा था। चाची जान, आप लोग क्या समझाएंगी इन्हें जब इनके पास दिमाग ही नहीं है। जब मैंने कहा था कि मैं लेकर जाऊंगा शॉपिंग पर तो इनका मुझे बुलाने वहाँ पहुँचने का क्या मकसद। इन्हें एक दफ़ा की बात का समझ नहीं आती कि मर्दान खाने तक ही पहुँच गई। क्या नाम है उस जगह का, मर्दान खाना, मतलब मर्दों की जगह। वहाँ ये क्या सोच कर आई थी, वो भी बगैर चेहरा छुपाए, बगैर चादर के। मेरा तो सोच कर ही खून खोल रहा है। सब मुलाजमी ने उन्हें देखा होगा।
आलिम शाह को फिर से गुस्सा होते देख अरूज की आंखों से आंसू बहने लगे थे तो बीजान को ही उन पर रहम आया था। अच्छा आलम बस कर दो बच्चे, आइंदा ख्याल रखेंगी, बीजान ने आलिम शाह से कहा तो उसने भी दोनों की हालत के पेश नज़र खुद को कंट्रोल किया था। समन शाह के इशारे पर मुलाजमा ने उनको पानी का गिलास ला कर दिया था। 2 घूंट भरकर वो वापस मुलाजमा को पकड़ा गई थी। समन शाह ने ही वही गिलास मुलाजमा से लेकर रोती बिलखती आयत के मुँह से लगाया था तो आलिम शाह को सुकून सा मिला था। फिर आलिम शाह ने आगे बढ़कर अरूज को घूंसे लगाए जो पहली दफ़ा यूँ रो रही थी। जो भी था उसको अपनी बहन बहुत प्यारी थी, उसकी आंखों में आंसू तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। आलिम शाह ने उसके आंसू साफ किए थे। अच्छा बस मेरी जान चुप कर जाओ, अब अगर शॉपिंग पर जाना है तो भागकर चादर लेकर आओ। आलिम शाह ने मोहब्बत से कहा था। रोज भी आए आंसू साफ करते मुस्कुराने लगे और शॉपिंग का सुनकर ऊपर चादर लेने भागी तो सब उसकी स्पीड देख कर मुस्कुरा दी। फिर आलिम शाह के इशारा करने पर नाला शाह आयत की तरह बढ़ी जिसने रोना तो बंद कर दिया था मगर हिचकियाँ और कब-कबाहट अभी भी जारी थी। यही नज़ाकत तो नायला शाह को परेशान करती थी। आयत में गुड़िया जाओ जरा कुछ ऐसे धो कर आओ, फिर शहर के लिए निकलो बेटा, ये अब काफ़ी वक्त हो गया है, वापसी पर ज़्यादा रात ना हो जाए, फिर यूं ही मुश्किल होगी। नायला शाह ने प्यार से उसकी बात समेटते हुए कहा जो तो वो नज़र झुकाए बैठी थी। एक नज़र उठकर आलिम शाह को देखा जो अब लाताल्लुक़ से अपने सर पे मसरूफ़ था। फिर संजीदगी से नायला की तरफ देखा। नहीं मामा जान, मुझे नहीं जाना कहीं भी। उसकी बात पर समन शाह ने उसकी तरफ देखा था। आयत उठो बेटा, बस अब हालत देखो अपनी क्या बना ली है आपने, बाहर जाओ और फ्रेश हो जाओ बच्चे, जल्दी से चेहरा दुरुस्त करके आओ। समन शाह ने प्यार से इसे समझाया था। नहीं ताईजान, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं थक गई हूँ। नहीं ताईजान, मुझे अब कहीं नहीं जाना, मैं थक गई हूँ, अब कुछ देर रेस्ट करूँगी, आप रूश को भेज दें इनके साथ। वो अपनी बात कहकर उठी और सीढ़ियों की जानिब जाने के लिए आलिम शाह के पास से गुजरने लगी, लेकिन आलिम शाह ने इसकी कलाई ज़ोर से पकड़ी। वो जो कब से इसके बार-बार इनकार करने पर अपने गुस्से को काबू किया हुआ था, कि इसकी बदलिहाज़ी पर अचानक गुस्से में आया कि ये क्या बदतमीज़ी है। हाँ, समझ नहीं आ रहा मामा चची क्या कह रही हैं, चुपचाप चादर पकड़ो और चलो मेरे साथ। वो सख्ती से बोला और सामने से आते रूश के हाथ से एक चादर थामकर उसकी जानिब बढ़ाई तो आयत की आंखें फिर से बनने लगी थी। इसने नम आंखों से नायला शाह को देखा जो खुद आलम शाह के गुस्से होने पर परेशान हुई थी लेकिन खामोश रही थी। मुझे नहीं आना, वो फिर से डटाई से बोली तो आलम शाह इसकी हरदर्मी पर मजीद तैश में आया था। मुझे सख्ती करने में मजबूर मत करो, चुपचाप ये चादर उठाओ, अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करता हुआ बोला तो आयत को लगा इसकी कलाई टूट जाएगी। आयत ने बगैर किसी की तरफ देखे चादर पकड़ी अच्छे से ओढ़ी। आलम शाह रूज को उसे साह लाने का इशारा करते खुद बाहर पोर्च की तरफ बढ़ गया था तो वो दोनों भी उसकी पैरवी करते गुलाम से निकली थी। पता नहीं आयत को क्या हो गया है, पहले तो वो कभी ऐसे नाराज़ नहीं हुई थी। बीजान ने नायला और समन को देखते हुए कहा। शायद वो ज़्यादा ही दुखी हो रही थी, है ही इतनी नाजुक, कहाँ बर्दाश्त कर सकती है किसी की सख्ती। आलम को भी तो ऐसा गुस्सा आया हुआ था कि एक दफ़ा में तो मैं भी डर गई थी। समन शाह ने संजीदगी से कहा तो बीजान ने सर हिलाते और इधर उधर की बातें करने लगी। वो लोग अभी शहर पहुंचे थे, सारे रास्ते वो तीनों खामोश रहे थे। रोज के इसरार पर आयत को मजबूरन फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा जबकि गार्ड की एक गाड़ी उनके आगे थी और दूसरी पीछे। आलम शाह ने पैकेजेस मॉल की पार्किंग में गाड़ी पार्क की और उन दोनों को उतरता देख बोला, मैं तुम दोनों में से किसी का भी निकाब उतरता ना देखूं। आलम शाह ने तनबीह की तो अरुष सर हिलाती उतर गई। आयत अभी कार का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि आलम शाह ने अचानक उसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा और उसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया। आयशा की सांसें तेज़ी से अपने सांसों में उतारने लगा था। आई एम सॉरी माय लाइफ। आयत जो गहरे सांस लेती अपना आयशा जो गहरे सांस लेती अपना तनफ़ुस ठीक करने की कोशिश कर रही थी। इसकी सरगोशी पर उसे देखा, फिर शर्म से सुर्ख बढ़ती नज़र झुका कर तेज़ी से बाहर निकली थी। वो भी बाहर आया था और उन्हें साथ लिए आगे बढ़ा। इसकी बाएं जानिब अरूज थी और दाएं जानिब आयत। वो दोनों ही उसकी हमराही में खुद को बेपनाह महसूस कर रही थी। दोनों को किसी की परेशानी नहीं थी क्योंकि उनका महरम उनके साथ था। वो मॉल में दाखिल हुई। सबसे पहले आलिम उन्हें एक लेडीज कपड़ों की शॉप में ले गया और फिर वो दोनों आगे आगे थी और आलिम उनके पीछे था। दोनों ने ढेर सारी शॉपिंग कर ली थी तो आलिम ने उन्हें रेस्टोरेंट से खाना खिलाया। अभी वापसी के लिए निकल ही रहे थे कि समस्या की कॉल देखकर आलिम ने उन्हें गाड़ी में बैठने का कहा और खुद कॉल अटेंड करने के लिए सेल कान से लगाया। आलम बेटा, तुम्हारी बीजान कह रही हैं कि आज रात तुम लोग गाँव के लिए ना निकलो। देखो ना बच्चे, अब 11:30 हो गए हैं, तुम लोग थक भी गए होगे तो शहर में अपने बंगले पर ही रात गुजार लो, सुबह वापस आ जाना। उन्होंने आलिम को समझाया तो उसने 2-4 और बातें की और गाड़ी में आकर बैठा। जब उसने उन दोनों को बताया तो वो दोनों ही उदास हो गई थी क्योंकि उन्हें यूँ इतनी देर हवेली से बाहर रहने की आदत ही कहाँ थी। लेकिन मजबूरी के तहत दोनों को खामोश होना पड़ा। बंगला काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा था। आलिम शाह ने
حویلی کے علاوہ بھی 2 بنگلے بنوا رکھے تھے، ایک یہاں لاہور میں، دوسرا اسلام آباد میں، کیونکہ اسے اکثر ان دونوں شہروں میں رات گزارنی پڑتی تھی اور اسے ہوٹلز میں رہنا پسند نہیں تھا۔ عالم شاہ نے ملازمہ کو ان دونوں کو کمرہ دکھانے کا کہا اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب ملازمہ نے آیت کو اس کا کمرہ دکھایا تو اسے بہت پسند آیا تھا۔ ڈارک گرے تھیم کا بڑا سا کمرہ تھا جس میں ایک جہازی سائز بیڈ اور ایک 3 سیٹر صوفے کے ساتھ ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی، سامنے 2 چیئرز رکھی ہوئی تھی، ایک سائڈ پر ڈریسنگ ٹیبل تھی، جبکہ ایک دیوار پر ریکس بنے ہوئے تھے جس میں خوبصورت ڈیکوریشن پڑے ہوئے تھے اور دیوار پر بڑے بڑے سائز کا LCD لگا تھا۔ آیت کو پہلی نظر میں ہی وہ کمرہ اتنا پسند آیا کہ اس نے فعلی میں اپنا کمرہ بالکل ہی ایسے بنوانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ فی الحال وہ بہت تھک گئی تھی تو وہ واش روم گئی اور منہ ہاتھ دھو کر بالوں میں برش کیا اور AC چلا کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے کچھ دیر میں نیند آ کہہ رہا تھا۔ ابھی وہ اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ ایک ڈراؤنے خواب سے ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی اور گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی نظر گھڑی پر گئی تو ابھی رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ وہ اپنی حویلی میں نہیں ہے تو بے ساختہ اسے ایک خوف نے آن گھیرا تھا۔ ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ باہر جانے ہی لگی تھی کہ اندر لیٹی بھی تو خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے ڈر کی وجہ سے خود پر کمفرٹ اچھے سے لپٹ لیا، جبکہ اتنی کولنگ سے بھی اس کے جسم پسینے سے بھیگنے لگا تھا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی اور اچانک اٹھ کر باہر بھاگی۔ اس نے لمبی قطار میں بنے کمرے میں سے اپنے سامنے والے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اندر سے لاک تھا۔ وہ روتی ہوئی زور زور سے دروازہ کھٹکانے لگی، تبھی دروازہ کھلا اور سامنے کچی نیند سے عالم جاگا تھا، لیکن اسے یوں روتا دیکھ عالم شاہ کی نیند بھگ سے اڑ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھتا آیت بغیر بٹے کے بھاگ کر اس کی باہوں میں سما گر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عالم بھی سمجھ گیا تھا وہ کسی خواب سے ڈری ہے۔ عالم شاہ نے اس کے گرد سار باندھا اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ آیت بس میری زندگی کچھ بھی نہیں ہوا، میری طرف دیکھو تو صحیح۔ عالم نے اس کا ڈر دور کرنے کی خاطر پیار سے کہا تو اسے خود سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے چپکی ٹوٹ جا رہی تھی۔ عالم پلیز، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، وہ بچوں کی طرح روتی ہوئی عالم بولی تو عالم نے اسے بازو میں بھرا اور جا کر اپنے بیڈ پر لٹایا اور واپس آ کر دروازہ لاک کیا۔ پھر ٹیبل سے جھک کر جگ اٹھا کر پانی بھرا اور اس کی طرف بڑھایا۔ عالم نے خاموشی سے اس کے لبوں سے لگایا تو آیت نے بمشکل ایک گھونٹ بھر کر گلاس کے اوپر کر دیا تو عالم گلاس رکھتا اس کے پاس بیٹھا، اسے کھینچ کے اپنی باہوں میں بھرا تو وہ اس کے سینے پر رکھتی گہرے سانس لینے لگی، جبکہ وہ اس کی اتنی غربت پر عالم شاہ کو اپنا آپ بہکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کا معصوم رویا رویا چہرہ عالم شاہ کو اپنی جانب راغب کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت معصوم ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے اس کے کمرے میں آ گئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں آج عالم شاہ کو اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ عالم شاہ جو اپنے اصولوں کا بہت پکا تھا، جو اپنی بیوی کی معصومیت اور خوبصورتی پر بہک رہا تھا۔ عالم شاہ نے اچانک اسے خود سے الگ کر کے تکیے پر گرایا تو آیت اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ آیت نے اٹھنا چاہا لیکن عالم شاہ نے اسے دوبارہ سے اپنے سے واپس گرایا اور اس پر مکمل قابض ہوا۔ عالم نے اس کے کانپتے لبوں کو اپنے نابی لبوں میں لیا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں شدت سے انڈیلنے لگا، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں سے گردن تک کا سفر طے کیا۔ آیت بے تحاشا تڑپتی ہوئی اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ نازک جان اس مضبوط شخص کو ایک انچ بھی نہ ہلا سکی تھی۔ عالم شاہ نے اس کی دونوں کلائیں اپنے ہاتھ میں دبوچی اور اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں کے نیچے لاک کی۔ عالم نے اس کی گردن پر شدت سے دانت کاٹے تو کمرے کی خاموش فضا میں آیت کی سسکیاں ابھرنے لگی تھی۔ عالم پیچھے ہٹے، پلیز ابھی رخصتی نہیں ہوئی، پلیز عالم مجھے درد ہو رہا ہے، وہ گڑگڑاتے ہوئے بولی، لیکن عالم اس کی سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ اس کے بعد عالم شاہ کی شدت اور اس کی نازک جان، وہ ساری رات تڑپتی رہی تھی، روتی رہی تھی، اس کے آگے گڑگڑاتی، لیکن عالم شاہ نے نہیں رکا تھا، نہ وہ رکا تھا۔ صبح عالم شاہ کی نیند اس کی سسکیوں کی آواز سے کھلی تھی تو اس کی نظر بے ساختہ گھڑی کی طرف اٹھی جو صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ ابھی 1.5 گھنٹے پہلے ہی تو وہ سویا تھا اور اسے بھی سونے کا کہا تھا۔ اسے ابھی تک یوں روتے دیکھ عالم شاہ کو ذرا سا دکھ ہوا تھا۔ وہ واقعی رات میں اس کے ساتھ کافی سختی سے پیش آیا تھا، حالانکہ جانتا تھا وہ نازک گڑیا اس کی شدت نہیں سہ پائے گی، وہ اس کی بے رحمی پر ٹوٹ چکی تھی۔ اب اسے سمیٹنا بھی تو عالم شاہ نہیں تھا۔ عالم شاہ نے اس کی طرف دیکھا جو اسی کی پلین سیاہ شرٹ میں خود کو کمفرٹ میں سینے تک چھپائے تھی، جبکہ رات سے مسلسل رونے سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ عالم شاہ کو اس پر رحم تو آیا تو اٹھ کر اس پر جھکا، اس کے بال چہرے سے سمیٹ کر پیچھے کیے۔ جب عالم شاہ کی نظر اس کی گردن پر موجود اپنے شدوں سے دیے گئے نشانوں پر پڑی تو اسے مزید دکھ ہوا۔ پتہ نہیں اس نے اپنی تکلیف کیسے برداشت کی ہوگی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ آیت نے شدت سے روتے ہوئے اسے پیچھے دور جھٹکا تھا۔ بہت برے ہیں عالم، بہت برے۔ وہ اس کے شرٹ لیس سینے پر اپنے نازک ہاتھ سے مکے مارتی بولی تو عالم شاہ نے پیچھے گراؤں سے ٹیک لگائے اور اسے بھی سہارا دے کر زبردستی اپنے سینے سے لگایا تو وہ مزید ٹوٹتی زور سے رونے لگی۔
بس میری جان کچھ بھی نہیں ہوا، تم نے کہا میں ہوں، تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا جو یوں رو رہی ہو، بس ایک آنسو نہ گرے نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عالم شاہ نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے کہا تو اس کے آنسو صاف کیے، لیکن اسے شٹل یوں ہی روتا دیکھ وہ تھوڑی سختی سے کھویا ہوتا آیت نے خود پر قابو پایا اور اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم شاہ نے مسکرا کر اس کے بالوں پر لب رکھے تھے، لیکن اپنے سینے میں پھر سے اس کے آنسو محسوس کرتے عالم شاہ نے اسے خود سے الگ کیا اور بیڈ سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھا، وہاں سے ایک شرٹ اٹھا کر پہنی، پھر اس کی طرف مڑا جو دوبارہ سے لیٹ گئی تھی۔ تکلیف اتنی تھی کہ جسم ٹوٹ رہا تھا بیٹھنے سے۔ عالم شاہ اس کی جانب آیا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی، میں باہر جا رہا ہوں، تم بھی اٹھنے کی کوشش کرو اور جلدی سے اپنی حالت ٹھیک کرو، عروش اٹھنے ہی والی ہوگی تو تمہیں یوں دیکھ کر پریشان ہوگی، وہ فکر سے بولا، جبکہ آیت نے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں 5 منٹ بعد روم میں آؤں گا اور اگر تم یوں ہی لیٹی رہی تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، عالم شاہ نے لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ دروازہ باہر سے لاک کرتا چلا گیا۔ آیت کی آنکھوں سے پھر سے گرم سیال بہنے لگا تھا۔ کچھ دیر وہ عالم شاہ کا رات کا بھیانک سلوک یاد کرتے روتی رہی، پھر اس کے دم کی یاد کرتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر تکلیف کے باعث اسے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے وہ صوفے سے اپنے کپڑے اٹھاتی واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ لالا مزید کتنا وقت لگے گا حویلی پہنچنے میں؟ عروج یہ سوال کوئی ہزاروں دفعہ پوچھ چکی تھی۔ کیا کرتی، سب کی یاد ہی اتنی ستا رہی تھی۔ عالم شاہ اس کی بے صبری پر مسکرا دیا۔ بس 15 منٹ لگیں گے اور پھر ہم حویلی پہنچ جائیں گے۔ عالم شاہ نے محبت سے چور لہجے میں کہا اور پھر بیک مرر سے پیچھے بیٹھی آیات کو دیکھا جو سنجیدگی سے ونڈو کے پار دیکھ رہی تھی۔ صبح جب وہ روم سے باہر آئی تو اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر عروج نے بہت سوال کیے تھے، لیکن جن کے جواب میں اس نے بس اتنا ہی کہا کہ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح سے نیند نہیں رہ سکی۔ تو عالم شاہ نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا کہ پکا اسی وجہ سے نیند نہیں آئی ہوگی، تو اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو پڑتے دیکھ عالم شاہ نے بات بدل دی تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، سر میں درد سا تھا اور جسم بھی تکلیف سے چور چور تھا، بات بات پر رونا آ رہا تھا۔ عالم شاہ نے اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات کی تو اس نے انکار کر دیا، وہ بس جلدی سے حویلی پہنچنا چاہتی تھی۔ عالم شاہ بھی اس کی طبیعت کے پیش نظر خاموش ہو گیا تھا۔ پھر وہ لوگ جب گاڑی کے قریب آئے تو اس نے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھے گی تو عروج ہی آگے بیٹھ گئی۔ عالم شاہ نے حویلی کے پورچ میں گاڑی روکی تو وہ دونوں جلدی سے اندر بھاگ گئی تھی۔ عالم شاہ بھی ملازمہ کو گاڑی سے سامان نکال کر اندر لانے کا حکم دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اپی جان اس وقت صوفے پر بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی اور صبح جب سے عالم نے نائلہ اور سمن شاہ کو بتایا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ دونوں تب سے کچن میں ان کے لیے کچھ کھانا بنا رہی تھی۔ وہ دونوں بھاگ کر بی جان کے گلے لگی تو انہوں نے دونوں کو پیار کیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ تبھی عالم شاہ بھی آ کر ان سے ملا اور دوسرے صوفے پر ٹک گیا۔ وہ اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں ملبوسہ، شانوں پر بادامی شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ آج پہلے کی نسبت زیادہ نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ بی جان نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا تھا، ان کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ بی جان، ماما جان اور تائی جان کہاں ہیں؟ آیت نے پوچھا تو بی جان نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ وہ دونوں مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی، باری باری تینوں کو پیار کیا۔ آیت تو نائلہ شاہ کے گلے لگتی رونے لگی تھی۔ کیا کرتی، دکھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ماں کے لمس ملتے ہی وہ اپنا غم ہلکا کرنے لگی۔ سمن شاہ، عروج اور بی جان بھی تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ عالم شاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ وہ رو رو کر اب بالکل بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی۔ آیت، کیا ہو گیا تمہیں میری جان؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ بتاؤ تو صحیح، میں بچہ۔ نائلہ شاہ اس کی پیٹھ سلاتی بولی، جبکہ عروج بھاگ کر اس کے لیے پانی لائی تھی۔ ابھی سمن شاہ نے اس کے گلاس اس کے لبوں کو لگایا تھا۔ وہ بے ہوش و حواس سے کھوتی ہوئی نائلہ کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ عالم شاہ نے اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر بڑھ کر اسے نائلہ شاہ سے لیا اور اپنی باہوں میں اٹھا کر اوپر کی جانب بڑھا۔ وہ سب بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ عالم شاہ نے اس کے کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر لٹایا، اس کے پر کمبل ڈال کر پیچھے ہوا۔ میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں ڈاکٹر کو بلانے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، یوں ہی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ انہیں تسلی دیتا نیچے چلا گیا۔ نائلہ شاہ آیت کی طرف دیکھ کر پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگی میری بچی کو، کچھ دن پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھی۔ نائلہ شاہ نے اس کے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے کہا، مجھے تو لگتا ہے اسے HP کی کمی ہو گئی ہے، ڈھنگ سے کھانا تو کھاتی نہیں ہے، اس لیے کمزوری کی وجہ سے کچھ دنوں سے روئی جا رہی ہے۔ عالم سے کہتی ہوں ڈاکٹر سے اس کی HP چیک کروایا، کیسا کھلتا ہوا گلاب تھی اور اب دیکھو مرجھا گئی ہے، سمن شاہ نے فکر مندی سے بولی تھی۔ عالم کمرے میں داخل ہوا اور ان کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ پھر قریبی ڈاکٹر پہنچ چکا تھا۔ وہ سب باہر نکلے تو عالم نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ بھی کمبل سے چھپا دیا۔ ڈاکٹر کو اندر بلایا۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض چیک کی، پھر عالم کی طرف دیکھا، پھر اسے صحیح سے چیک کرنے کے بعد عالم سے مخاطب ہوا، مسٹر شاہ، انہیں اور کچھ نہیں، بس کوئی پریشانی ہی لی ہے، انہوں نے بس اسی وجہ سے پریشانی سے دور رکھیں، اور انہیں کافی کمزوری ہوگی تو کھانے پینے کا خیال رکھیں، میں بس ایک ڈرپ لکھ دیتا ہوں، آپ وہ منگوا کر میرے ہاسپٹل آ کے لگوا لیجیے گا، اس سے انہیں طاقت ملے گی، بس اور کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے عالم شاہ کو سہولت سے سمجھایا اور ایک پیپر پر ڈرپ کا نام لکھ کر باہر کی جانب چلا گیا۔ عالم شاہ اپنی ہی وجہ سے اس کی یہ حالت دیکھ کر تھوڑا فکر مند ہوا، لیکن پھر یہ سوچ کہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے، مطمئن ہو گیا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔
आज सुबह से ही आलम को कुछ ज़रूरी काम था। शाम में से इस्लामाबाद के लिए निकलना था। रात को होश आ गया था, लेकिन आलम शाह इसके सामने नहीं आया था। नाला शाह तो अब इसी के कमरे में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि रात को वो डर गई थी। आलम सब औरतों से कहकर गया था कि कुछ देर तक वो वापस आकर आयत को अस्पताल ड्रिप लगवाने ले जाएगा। तब से वो चारों उसे समझाने में लगी थी, लेकिन इसे बचपन से इंजेक्शन वगैरह से बहुत डर लगता था। अभी वो अपनी ज़िद पर अटकी हुई थी कि वो अच्छे से खाना खाएगी और खुद ही ठीक हो जाएगी, लेकिन ड्रिप नहीं लगवाएगी। आयत बेटा, कुछ भी नहीं होता। बारीक सी सुई होती है चंदा, आपको पता भी नहीं चलना। और समन शानों से प्यार से बहलाते हुए कहा, लेकिन उसने एक ही रट लगाई थी कि नहीं, बस नहीं। ओके मामा, आप लोग इसे कुछ मत कहें। लाला को आ लेने दें, ज़रा खुद ही इसका दिमाग ठिकाने लगाएगा। अरूज ने तंग आकर कहा तो आयत फिर से बेजान की गोद में मुँह छुपा गई। बेजान प्लीज़, आप उन्हें रोकें न। आयत ने बेबसी और मासूमी से कहा तो बेजान उसके बालों पर बोसा दिया था। बेटा, एक ड्रिप ही तो है, कुछ नहीं होता, लगवा लो, आपके फ़ायदे के लिए ही लगवा रहे हैं। हालत देखो अपनी कितनी कमज़ोर हो गई हो, बिस्तर से तो उठा नहीं जा रहा। बेजान ने भी उसे समझाया तो फिर से दुखी हुई थी। बेगम साहिबा, आलम साहब आ गए हैं, पोश में आयत बीवी का बुला रहे हैं। मुलाजमा ने आकर पैगाम दिया तो आयत को लगा अब उसका बचना नामुमकिन है। आयत उठो, चादर लो और जाओ मेरी जान, आलम इंतज़ार कर रहा है, यूं ही फिर गुस्सा हो जाएगा। नाला शाह ने कहते ही साथ इसे सारा देकर उठाया था, जबकि समन शाह ने उसकी अलमारी से स्याह कढ़ाई वाली चादर निकाल कर इसे अच्छे से आयत की गिटरी पर दिया। आयत भी आंसू बहती हुई नीचे की तरफ बढ़ गई। गाड़ी के पास आकर नाला शाह ने इसे फ्रंट सीट पर आलम के साथ बिठाया और खुद वापस के लिए मुड़ गई। आलम ने भी खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की और हवेली का गेट पार कर गया। अस्पताल हवेली से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। सारा रास्ता आयत खामोशी से आंसू बहाती रही। आलम भी उसे इग्नोर करता रहा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा तवज्जो देता तो फिर मज़ीद ज़िद्दी हो जाती। वो इसकी आंसू से भरी आलम ने गाड़ी अस्पताल के बाहर रोकी और फिर उसकी जानिब रुख किया। आंखें पूंझे खौफ की वजह से आयत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आलिम शाह अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और फिर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा देकर बाहर निकाला। आयत खामोशी के साथ चलने लगी। जैसे डॉक्टर को पता चला आलम शाह आया है तो उन्होंने फ़ौरन इसे अपने रूम में बुलाया, उससे आयत का हाल चाल पूछा, फिर आगे बढ़कर पैकेट से सिरिंज निकालने लगा तो आयत की आंखों से टिप-टिप आंसू बहने लगे। उसने बेसाख्ता आलम का बाजू सख्ती से पकड़ लिया था। आलम ने इसकी हालत देखी तो यूं ही सिर्फ सीने से लगाए बैठा रहा। जब उसे फिर अपने साथ लगाए कुछ देर महसूस हुआ कि आयत खामोश हो चुकी है तो उसने नरमी से आयत को खुद से अलग किया। वो कब से इंतज़ार करते डॉक्टर को आगे आने का इशारा किया तो आयत ने शिकवा किनारा नज़र से देखा तो आलम ने उसे नज़रअंदाज करते हुए उसका हाथ थाम कर डॉक्टर को पकड़ा दिया। जबकि आयत अब आंखें भीजती कांप रही थी। डॉक्टर ने जल्दी से वेन्स ढूंढ कर सिरिंज लगाई और फिर खून रोकने के लिए कॉटन उसके हाथ पर दबा दिया। आयत को तकलीफ हुई थी, लेकिन वो आंखें बंद किए बैठी रही। जब डॉक्टर ने बरनूला लगाया तो आलिम शाह ने उसका हाथ थामा था। आयत ने आंखें खोली तो अपना हाथ देखा तो जोर से हाथ खींचकर आलिम शाह के हाथ से निकाला और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। आलिम शाह भी डॉक्टर का खुदाफिज बोलकर बाहर निकला। वापसी का सफर भी खामोशी से गुजरा था। आयत रो नहीं रही थी, बस खामोश थी। आलिम शाह ने हवेली पहुंचकर उसे उसके कमरे में लिटाया और खुद ड्रिप स्टैंड मंगवा कर बेड के पास से रखा। आलम शाह ने खुद ही इसे ड्रिप लगाई और ड्रिप की स्पीड दुरुस्त करते हुए इसकी तरफ देखा जो एक हाथ तकिए पर रखे सर नायला की गोद में रखे आंखें मुंदे लेटी थी। आलम ने एक आखिरी नज़र इस पर डाली, फिर समझना शाह से मुखातिब हुआ, जब ड्रिप खत्म हो जाए तो इसे खुद उतार लीजिएगा। मैंने अरहम खास आलिम का खास मुलाजिम से कह दिया, अपनी पैकिंग करवा ली थी। अब मैं बस से इस्लामाबाद के निकलूँगा और डॉक्टर को मैं कल कॉल कर दूँगा, वो बरनूला उतारने के लिए हवेली आ जाएंगे। आप लोग पर्दा करके इसके पास बैठ जाइएगा। आलिम शाह ने संजीदगी से सबको मुखातिब करते हुए कहा और सबसे मिलकर फिर बाहर चला गया, क्योंकि उसकी फ़्लाइट का वक्त हो गया था। आज शाह वैली में जश्न का समा था, क्योंकि आज आलम शाह इलेक्शन जीत गया था। कुछ ही देर में वह हवेली पहुंचने वाला था। समन शाह और नायला शाह ने को तो खुशी से शुक्राने के नफल अदा किए थे, फिर दोनों में ये रौनक भी कम हो गया। आखिर 2-3 दिन बाद आलम शाह की मसरूफियत ख़त्म हुई और उसने दोबारा से ऑफिस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ऑफिस में भी अब पुरसकून माहौल था। बस आयत ही थी जिसके दिमाग में अभी भी वही रात सवार थी। अब उसकी तबीयत भी कदरे बेहतर थी। उसे आलम शाह की चीज़ से खुशी तो हुई, लेकिन उसने अपने दिल को खामोश करवा दिया था। अभी रात के 9 बज रहे थे और वो सब डिनर के बाद लाउंज में बैठे कहवा पी रहे थे। तभी बीजान के जहन में एक ख्याल आया तो उन्होंने खामोश बैठी आयत की तरफ देखा। आयत, अरुष बेटा, तुम दोनों जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह नमाज भी पढ़नी है, जल्दी सोओगे तो नींद खुलेगी। जाओ
शाबाश। बीजान ने उन दोनों से कहा था उरूज जिसे मुश्किल से माँ का सेल दस्तयाब हुआ था, अभी उसने इंस्टाग्राम ऑन किया ही था कि बीजान की बात पर मुंह बनाकर रहेगी। बीजान ने सिर्फ हम दोनों ने तो नमाज नहीं पढ़नी ना, वो तो आप लोगों ने भी पढ़नी है, तो आप लोग भी सो जाएं। रूल सेल समन शाह को थमाती बोली तो बीजान ने इसे एक घुरी से नवाजा और समन शाह ने उसके कंधे पर एक चपट लगाई तो वो भी आयत के पीछे भागी। बीजान ने एक हंकार भरी और अब उन सब की तरफ मतवज्जा हुई। मैं सोच रही हूँ अब आलम का इलेक्शन भी हो गया है तो अब हमें आयत की रुखसती के बारे में सोचना चाहिए। आलम तुम क्या चाहते हो? बीजान ने आलम को मुखातिब किया तो उसने भी इस बात में सर हिला दिया। बीजान मैं भी आपसे ही बात करना चाह रहा था, अब आपने कह दिया तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है, आप लोग तैयारी शुरू करें। आलम शाह की बात पर नाला शाह की आंखें भर की थी लेकिन आयत अभी ठीक नहीं है। उन्होंने बेबसी से बात बताई तो आलम शाह उनकी तकलीफ समझता उनके पास आया और उन्हें खुद से लगाया था। चाचा जी आपकी परेशान हो रही हैं, बस कमरा ही तो बदलना है आयत का, और यकीन रखिए मैं आपकी बेटी पर ज़िंदगी में कभी भी एक आंच भी नहीं आने दूंगा, और वैसे भी मैं अपनी प्यारी सी चाची को यूं दुखी नहीं दे सकता, तो आप ये सारे गम भूल कर तैयारी शुरू करें। आलिम शाह ने मोहब्बत से कहा तो नाला शाह भी नम आंखों से मुस्कुरा दी। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, जानती हूँ तुमसे बढ़कर आयत का कोई ख्याल नहीं रख सकता, बस यूं ही रुखसती का सुनकर दिल भर आया था, लेकिन तुम परेशान ना हो, कल से हम तैयारी शुरू करेंगे। वैसे अब कोई तारीख रख लेते हैं। नाला शाह ने उसकी गाल पर हाथ रखा तो बीजान बोली ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसी महीने की 25 को मेहंदी रख लेते हैं, जैसे कि आज 10 तारीख है तो कल से आयत को माइयों भी बिठा दूंगी। बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब इनकी बात सुनकर मुस्कुराते और अपने कमरे की तरफ चले गए। आज सुबह नमाज पढ़कर दोबारा सो गई थी। अभी वो सोई हुई थी कि नाला शाह ने उसके कमरे में आकर खिड़की से पर्दे हटाए तो सूरज की किरणें उसकी आंखों पर पड़ी थी। आयत ने उलझन से आंखें खोली तो लेकिन अपने बेड पर नायला शाह को बैठते हुए देखकर वो उठ बैठी थी। नायला शाह जो इसे देखकर मुस्कुरा रही थी, इसे उठता बैठता देख इसके पास बैठी और उसके चेहरे पर प्यार किया। 25 को तुम्हारी मेहंदी रख दी है हमने, उन्होंने आम से लहजे में उसे आगाह किया तो आयत की नज़र हैरत से पड़ गई। मम्मा आप मजाक कर रही हैं ना? आयत ने मासूमियत से कहा तो उन्होंने संजीदगी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मेरी जान, मैं हरगिज़ मजाक नहीं कर रही। रात को ही बीजान ने हमसे बात की है तो आलम ने भी आज से तैयारी शुरू करने का कहा है। आज से तुम आइए बैठोगी। उसकी बात पर आयत के सीने से लगी इनसे लगी फुट फुट रोने लगी थी। लेकिन मामा मैं अभी नहीं जाना चाहती, मुझे अपने रूम में आपके साथ रहना है, वो हिचकियों से रोती हुई ने बोली तो उन्होंने अपने दुपट्टे से इसके आंसू साफ किए जबकि उन्होंने खुद भी मुश्किल से खुद को संभाला था। आयत क्या हो गया है बेटा? किसी और दिन तो आपने जाना ही है ना, रुखसती के बाद भी तो आलिम ऑफिस जाया करेगा ना, तो आप अपने कमरे में वक्त गुजारना, और आलिम तो इतना अच्छा है बेटा, देखना आप दोनों दोनों ही एक साथ सेटल हो जाओगे। नायला शानू से समझाया मामा प्लीज़ मैं आपकी सारी बात मानती हूँ ना, तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं करें। उसे इस कदर रोता देख नायला तो परेशान हो गई थी। आज चुप करो, पहले ही इतनी मुश्किल से ठीक हुई हो, अब मत रो मेरी गुड़िया, फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। नायला ने उसे खुद से जुदा किया, इसकी भीगी आंखें चूमते हुए कहा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसे समझाया था और फिर इसे बाहर ले आई। वो नीचे आई तो सब नाश्ते पर इसका इंतज़ार कर रहे थे। फिर समन शाह ने आकर चेहरा देखा था, वो समझ गई। आलम क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए शहर वाले बंगले में शिफ्ट हो जाएं बेटा, यूँ शॉपिंग करने में आसानी होगी। अब शादी के लिए इतना लेना देना है तो कैसे रोज़ रोज़ शहर के चक्कर लगाएंगे। नाला शाह की बात पर आलम ने एक गहरी नज़र आयत पर डाली जो फिर से रोने की तैयारी कर रही थी। चाची जैसा आपको बेहतर लगे, उसने संजीदगी से जवाब दिया तो आयत ने अपना कब से झुकाया सर उठाया। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी और आप लोगों को जाना है तो बेशक चले जाएं, मैं अकेले यहाँ रह लूँगी। आयत चीखती हुई बोली तो सब हैरानगी से इसकी तरफ देखी थी। नाला हो क्या गया, इसे अजीब चिड़चिड़ापन आ गया इसके मिजाज में, बार बार पर रोना चिल्लाना ऐसे तो नहीं थी ये। बीजान ने ज़रा गुस्से से बोली तो समन शाह ने खामोश रहने का इशारा किया था, जबकि आयत अब दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। मुझे नहीं जानना, मुझे अभी शादी की क्योंकि आप लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं क्या? कहाँ फंस गई हूँ मैं? वो कुर्सी धकेलती हुई खड़ी हुई चिल्लाती हुई। आलम शाह भी गुस्से से उठा था। ये तमाशा क्या लगा रखा है तुमने? हाँ हर बात पर बदतमीजी, हर बात पर डटाई। तुम कोई पहली लड़की नहीं हो जिसकी शादी हो रही है। लड़कियां तो शादी करके गैर मुल्क भी चली जाती हैं और तो भी इतना शोर नहीं करती जितना तुम शोर कर रही हो। कमरे से दूसरे कमरे में ही तो जाना है, अब तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज़ निकला तो ज़ुबान गद्दी से खींच लूँगा। बेजान किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है मुझे अभी, और इसी वक्त इसकी रुखसती चाहिए। बहुत ऊपर निकले हैं इसके, तो बेहतर है अभी काट दूँ। वो इतनी ज़ोर से बोला कि सबके कानों को पड़ते फटते हुए महसूस हुए थे, जबकि आयत इसकी आखिरी बात पर बेबसी से रोने लगी थी। आखिर समन शाह ने आगे बढ़ के इसे कुर्सी पर बिठाया, झुककर इसे प्यार किया, और इस वक्त शिद्दत से रोती हुई ज़हनी मरीज़ से लग रही थी। लेकिन आलम शाह पर उसकी हालत का भी कोई असर ना हुआ था। मामा छोड़े मुझे, इसके ड्रामे ऐसे ही चलते रहेंगे। आलम शाह ने इसे आगे बढ़ के इसे बाजुओं में उठाया और समन शाह को कहते ही साथ ही रोती मज़ामत करती आयत को लेकर ऊपर कमरे की जाने बढ़ गया। पीछे वो चारों अरे अरे करती ही रह गई थी। नाला शाह से तो आयत की हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो फिलहाल खामोश थी क्योंकि उन्हें भी कोई और हल नहीं दिख रहा था। वो जानती थी कि आलम उसे बहुत मोहब्बत करता है, उसे तकलीफ
नहीं देखा। आलम शाह ने उसे कमरे में लाकर बेड पर पटका था। वापस मुड़कर दरवाज़ा लो किया। रोती हुई तकिए में मुँह छुपा गई थी, मगर आलम उसे उसके हाल पर छोड़ता अलमारी से अपने कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया था। वो शावर लेता शर्टलेस बाहर आया को अभी तक रोता देख इसकी तरफ बढ़ा। बेड पर आलम बेड पर उसके पास लेटा और एक हाथ बढ़ाकर से अपनी तरफ खींचा था। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग माय लव। वो इसे खुद में छुपा था, मुँह पर से चोट लहजे में बोला था, लेकिन आयत ने इसे खुद से अलग करने की कोशिश की तो आलम शाह ने मुस्कुराकर अपनी गिरफ्त तंग की थी। अब सॉरी का क्या फ़ायदा, अब तो आपने जो करना था कर लिया। आपने मुझे बर्बाद कर दिया है आलम, मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा आपने। वो मज़ामत करती हुई बस से चीखी तो आलम शाह ने उसे सख्ती से झिड़का। मेरी आयत पर इतना गुस्सा सूट नहीं करता यार। वैसे आज हम मेरा लड़ाई करके अपनी स्पेशल मोमेंट को ज़ाहिर करने का कोई इरादा नहीं है, तो तुम भी ये फ़िज़ूल के गिले शिकवे छोड़ो और मेरा साथ दो। आलम शाह ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा तो आयत ने नाराज़गी और बेबसी से देखा था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आज भी आपने मेरी बात ना मानी तो सच में मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। आयत ने इसे अपनी धमकी से डराना चाहा तो आलम शाह कहकर लगाए हंस पड़ा था। जाना बात की बाद में देखी जाएगी, फ़िलहाल तुम वाक़ई मुझसे कोई बात ना करो। आलम शाह ने उसे तंग करते हुए कहा तो आयत ने बुरा सा मुँह बनाया। देखिए मैं कितनी अच्छी हूँ, आपके इतना डाँटने के बाद भी आपसे नाराज़गी ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन एक आप हैं कि जो मेरी एक बात नहीं मानते। वो दुखी लहजे में बोली, लेकिन आलम शाह ने बगैर कोई जवाब दिए इस पर झुक गया। उसने आयत के हाथों को अपने हाथों में लॉक किया। आयत ने रहम तलब नज़रों से इसकी तरफ देखा था, लेकिन वो आलम शाह उसकी खूबसूरती में बहकता हुआ आलम शाह लग रहा था। उसकी जज़्बे लुटाती नज़रों से घबरा कर आयत ने अपनी आँखें झुका ली थी। आलम शाह उसकी हरकत पर मुस्कुराया, फिर उसकी आँखों को लबों से चूमा और आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ बढ़ने लगा। आज उसके लम्स में नरमी थी, जिसे महसूस करते आयत ने भी अपनी बेज़र सी मुज़ाहमत तर्क करके इसे अपने आप सौंप दिया था। आलम शाह ने इसके नाज़ुक वजूद को खुद में सिमट लिया था और आहिस्ता-आहिस्ता इसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा। आखिर जब सुबह के 5:30 बजे तो आयत ने नींद से बंद होती आँखों से इसे देखा। आलम प्लीज़ बस करें ना, मुझे सोना है प्लीज़, इसने बेचारगी से आलम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। आलम भी इसे रोने की तैयारी करते देख उस पर रहम खाता एक तरफ लेट गया और उसे भी अपनी बाहों में भर लिया। आज शर्माई हुई इसके लहजे में चेहरा छुपा गई थी। आलम ने उसकी पेशानी पर अपनी मेहर साबित करते दोनों पर कंबल ठीक किया और मुतमिन होता आंखें मोड़ के आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत आयत को नाराज़गी बुला ही दी थी। सुबह 10 बजे आलम की आँख खुली तो इसने चाहत से आयत की तरफ देखा, जो एक हाथ चेहरे के नीचे रखी उसकी तरफ करवट लिए वो एक गहरी नींद में सो रही थी। आयत मेरी जान उठो, नीचे चलो। आलम शाह ने इसकी गाल थपथपाते हुए कहा। आयत ने कस मसा कर आंखें खोल के से देखा। सोने देना थोड़ी देर, मुझे अभी बहुत नींद आई है, वो इल्तिजाया लहजे में बोली तो आलम शाह ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा। मेरे ऑफिस जाने के बाद अपनी नींद पूरी कर लेना। आयत चलो शाबाश, अभी उठो, सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे ना मेरी ज़िंदगी। आलम ने इसे समझाते हुए कहा तो आयत ने शर्मा कर से देखा। पहले आप बाहर निकलेंगे कमरे से, फिर मैं वॉशरूम जाऊँगी। वो अपनी हालत के पेश नज़र बोली तो आलम शाह ने मायने के ज़रिए इसके वजूद को गहरी नज़रों से देखा था। अच्छा एक किस करो फिर ही जाऊँगा, वो संजीदगी से बोला तो आयत ने हैरान कुन नज़रों से इसकी तरफ देखा था। ये क्या बात हुई भला, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगी। वो बौखलाए हुए अंदाज में आलम शाह ने इसे घूरी से नवाजा भी। वो कुछ कहता कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आलम ने पीछे होते दरवाजे की तरफ देखा। कौन? आलम बेटा मैं हूँ, समन शाह ने कहा तो आलम ने आयत को वॉशरूम जाने का इशारा किया और खुद शर्टलेस ही जाकर दरवाज़ा खोला। समन शाह से शर्ट के बगैर देखकर सारा मामला समझ कर मुस्कुराई थी। आयत कहाँ है, तबीयत तो ठीक है ना इसकी? उसके सवाल पर आलम ने इनकी तरफ देखा। जी मामा वो ठीक है बिल्कुल, अभी वॉशरूम गई है शावर लेने। आलम शाह ने संजीदगी से जवाब दिया तो समन शाह उसे नाश्ते पर आने का कहते हुए नीचे चले गए थे। वो लोग कब से उसका इंतजार कर रहे थे। आखिर बीजान ने तंग आकर दोबारा मुलाजमा को उन्हें बुलाने भेजा था ताकि वो दोनों नीचे उतरते दिखे। आलम शाह के पहलू में शर्माई सी आयत चेहरा झुकाकर इनकी तरफ आ रही थी। वो करीब आई और सबसे मिलकर नायला की साथ वाली कुर्सी पर बैठने लगी कि आलम ने उसका हाथ पकड़ कर इसे साथ बिठा तो वो शर्म से सुर्ख पड़ती नजर झुका गई थी। उसका यूँ शर्माना हिचकिचाना सब ने महसूस किया था। उनके भी सब ठीक था। आयत ने बैठते साथ ही सब से अपने रवैये की माफ़ी मांगी। सबने खुश दिली से उसे माफ़ किया था, फिर हल्की फुल्की बातें से नाश्ता करने लगी। 2 माह बाद सुबह आलम की आँख खुली तो आयत उसके पहलू में नहीं थी। आलम भी उसे मौजूद ना पाकर उठ बैठा। तभी इसकी नज़र वॉशरूम के खुले दरवाजे पर पड़ी। सामने ही आयत तब ऐसे बच्चों की मॉमटिंग कर रही थी। आलम शाह उसकी हालत देखता तेजी से वॉशरूम की तरफ गया। हाथ ने मुँह पर तौली से पोंछा और पीछे मुड़ के उसके मुड़ी थी कि उसे ज़ोरदार चक्कर आया। वो चीख मारती हुई नीचे गिरने ही लगी थी कि आलम शाह ने इसे तेज़ी से आगे बढ़कर बाहों में थाम लिया था। क्या हो गया मेरी जान, आराम से। अभी वो मज़ीद कुछ कहता आयत के इसके सीने से सर टिका फूट-फूट कर रोने लगी थी। मुझे सुबह से वॉमिटिंग आ रही है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। उसने रोते हुए अपनी हालत के बारे में बताया। आलम शाह से बाहों में उठाकर सोफे पर लाया था। चुप मेरी जान, बस उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। आलम फ़िक्रमंदी से बोला, मगर आयत ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे डर लगता है। उसकी बात पर आलम ने अफ़सोस से देखा था। फिर नायला शाह को कॉल करके आलम का
اس کی حالت کا بتاتے اوپر بلایا تو سب جلدی سے اس کے روم میں داخل ہوتے۔ سمن شاہ اور نائلہ شاہد کو روتا دیکھ اسے چپ کرانے لگی، لیکن تبھی عالم نے ڈرائیور کو کال میں لائی۔ عالم جلدی سے قریبی اسپتال سے کسی لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ اس نے فون ٹیبل پر رکھ کر آیت پر نظر ڈالی تو اس نے شکوہ نظروں سے عالم کو دیکھا۔ عالم نے گوری سے نوازا تھا۔ ابھی آیت نے کچھ کہنے کے لیے لب باقی یہی تھے کہ اس کا جی متلا تو وہ فوراً اٹھ کر فوراً واش روم میں بھاگی تھی۔ بھی جان تو اس کی حالت صاف سمجھ آ رہی تھی، لیکن ابھی خاموش رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ ڈاکٹر کو لائی۔ انہوں نے سب کو باہر جانے کا کہا، خود اس کا تفصیلی چیک اپ کیا تھا۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر باہر نکلے اور سب کو بے چینی سے کھڑے دیکھ مسکرائی تھی۔ آپ سب کو مبارک ہو، آیت پریگننٹ ہے۔ میں نے کچھ دوائی لکھ دی ہے، کچھ دن دیتے رہے انہیں، پریگنینسی میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ ڈاکٹر تو عالم کے ہاتھ میں پرچی پکڑاتی چلی گئی۔ پیچھے وہ سب آیت کے پاس چلی گئی تو عالم بھی اپنے کمرے میں آیا، جہاں آیت بھی ابھی لا علم تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ آیت نے پریشانی سے سوال کیا تو روش بھاگ کے اس کے گلے لگی، جبکہ عالم شاہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ تھینک یو آیت یار، تم مجھے اتنی جلدی بہو بنانے والی ہے، اس نے محبت سے کہا تو آیت کو حیرت سے اچھو لگا۔ نائلہ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ سلائی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ آیت نے نہ سمجھی سے پوچھا تو اس دفعہ بی جان خوشی سے اسے مخاطب ہوئی تھی۔ آیت میری بچی، اللہ کے کرم سے تم امید سے ہو۔ بی جان کی بات پر آیت کو ڈیر و شمعان گہرا تھا اور دھیما سے مسکرائی ہوئے سر جھکا کے، جبکہ چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ عالم شاہ کے تو اس منظر پر ایک بار پھر سے دل ہار بیٹھا تھا۔ باقی سبھی اسے شرماتے دیکھ اسے پیار کرتی دعائیں دیتی باہر نکلی تھی۔ آیت کا دل کیا کہ اس کے ساتھ بھاگ نکلے، لیکن عالم شاہ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ جلد سے خود کو کمبل میں چھپا گیا تھا۔ عالم شاہ کو اس کی معصومانہ حرکت پر دل سے مسکرایا تھا اور آگے بڑھ کر اسے کمبل کھینچ کر لگ گیا تو آیت آنکھیں سختی سے بھیج گئی تھی۔ آنکھیں کھولو آیت، میں تمہاری آنکھوں میں وہ خوشی کے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت تم چھپا رہی ہو، وہ سنجیدہ سا بولا تو آیت نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، لیکن شرم کی وجہ سے آنکھیں جھکا گئی تو عالم نے جھک کر اس کی آنکھیں چومی، پھر اس کے دونوں رخسار پر دانت گہرے اور نرمی سے اس کے لب کو چھو کر پیچھے ہوا تو آیت شرما کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں عالم؟ آیت بمشکل بولی تو عالم شاہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، میری کچھ باتیں کان کھول کر سن لو۔ آئندہ تم نہ اچھلو گی، کودو گی، نہ ہی تیز سے سیڑھیاں اترو گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھو اور کسی بھی وقت کا کھانا تو ہرگز اسکپ نہیں کرنا تم نے، نہیں تو مجھے تو تم جانتی ہی ہو۔ عالم شاہ نے سختی سے اسے نصیحت کی تو آیت نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن آپ بھی پرومس کریں مجھے آئندہ بلا وجہ سب کے سامنے نہیں ڈانٹنے کی۔ آیت نے تیزی سے اپنی شرط بتائی تو عالم مسکرا دیا۔ میں بھی نہیں بلا وجہ نہیں ڈانٹوں گا، لیکن اگر تم نے دوبارہ سے کوئی غلطی کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عالم نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا۔ چلو کچھ دیر نیچے بیٹھ جاؤ سب کے ساتھ۔ عالم نے اسے سہارا دیا اور دونوں نیچے آ گئے۔ بھی جان تو ملازمین سے مٹھائیاں بنانے کے متعلق بات کر رہی تھی، روز شاید اپنے کمرے میں تھی، جبکہ سمن شاہ نائلہ شاہ سے صوفے پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ مسکرائی تو آیت بھی آرام سے چلتی ہوئی ان کے درمیان بیٹھی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے میری بیٹی کی؟ سمن شاہ نے پیار سے اسے دیکھتے پوچھا۔ بھائی جان اب بہتر ہے۔ اس کے بعد 2 مومنٹ بھی نہیں آئی، اس نے انہیں تسلی سے بتایا۔ تبھی سمن شاہ کچھ یاد آنے پر عالم کی جانب مڑی جو دودھ سے صوفے پر سیل کان سے لگائے بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی کال ختم ہوتے ہی سمن شاہ نے اسے مخاطب کیا، عالم بیٹا ذرا کچھ دنوں کے لیے حویلی آ رہا ہے۔ عالم بیٹا زرار کچھ دنوں کے لیے حویلی آ رہا ہے۔ شائستہ کا دل ہے کہ وہ بھی اب بزنس سنبھالے تو میں نے کہہ دیا کہ اسے یہاں بھیج دو۔ عالم اسے کچھ دن اپنے ساتھ لے جاؤ آفس، وہ بھی بزنس سے واقف ہو جائے گا، اسی لیے شام کو پہنچ رہا ہے۔ سمن شاہ نے اپنے بھانجے اور بہن کا ذکر کیا جو ساہیوال قائم پذیر تھے۔ ماما کیا ضرورت تھی، آپ کو پتہ بھی ہے میری مصروفیت کا، اور زرار تو مجھے پہلے ہی نہیں پسند۔ عالم نے کوفت سے کہا تو سمن شاہ نے اسے گھورا تھا، کیوں نہیں پسند وہ آپ کو؟ عالم بیٹا وہ آ رہا ہے نا، اب آپ بھی اس کا خیال رکھنا، بچہ پہلی دفعہ حویلی آ رہا ہے۔ سمن شاہ نے اسے سمجھایا تو عالم شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، جو بہتر میں ارحم سے کہہ دیتا ہوں مردان خانے میں ایک اپنا سرچ کروا دے گا۔ عالم کی بات پر سمن شاہ نے اسے روکا تھا۔ عالم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ زرار گھر کا بچہ ہے، وہ کیوں رہنے لگا مردان خانے میں، اور ویسے بھی میں نے حویلی میں ہی اس کا کمرہ سیٹ کروا دیا ہے۔ عالم کو اچانک غصہ آیا تھا، وہ کیسے رہ سکتا ہے حویلی میں؟ آپ کے علاوہ وہ یہاں سب کے لیے غیر محرم ہے، تو بہتر ہے کہ وہ بھی مردان خانے میں ہی رہے۔ عالم سختی سے بولا تو بی جان نے اس کی طرف متوجہ ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو عالم؟ کیا ہو گیا ہے؟ جو بچہ کچھ دنوں کے لیے حویلی رہ لے وہ کوئی قید تھوڑی ہے۔ اب میں تمہیں یہ بات کرتے نہ سنوں۔ بی جان نے اسے ٹوکا تو عالم کب سے خاموش بیٹھی آیت کی طرف دیکھتا مزید بھرم ہوا تھا۔ چلے جو دل میں آئے کرے آپ لوگ وہی کریں، میری تو یہاں سننی نہیں ہے کسی نے، لیکن تم اس سے پردہ کرو گی؟ اگر اس نے تمہارا چہرہ ایک دفعہ بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں نکالنے سے پہلے تمہارا چہرہ تن سے اکھاڑ دوں گا، تو خیال رکھنا۔ وہ آخر میں آیت پر چلایا تھا تو آیت نے خوفزدہ نظر سے اسے دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وعدہ کیا تھا وہ آیت کو بلا وجہ نہیں ڈانٹنے کا، لیکن اس نے باہر جاتے ہی اپنا وعدہ توڑ دیا۔ جی میں خیال رکھوں گی، اس نے گھبرائے ہوئے جواب دیا اور پاس بیٹھی نائلہ شاہ کے کندھے میں سر چھپا دیا، جبکہ نائلہ آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ عالم شاہ سے اسے یہی
यूं ही छोड़ता हुआ बाहर निकला। उसके बाहर जाते ही आयत ने कब की रोकी हुई सिसकी ली तो समन शाह ने दुख से इसे देखा, जिस बेचारे पर आलम शाह ने अपना गुस्सा निकाला था। आयत कुछ नहीं होता बेटा, खुद को थोड़ा मजबूत करो। शोहर तो बीवियों को डांट दिया करते हैं, लेकिन इस तरह रोया नहीं जाता मेरी जान। चलो अपना नहीं तो अपने वजूद में पलती उस छोटी सी जान का ही सोच लो। नैला अचानक से साथ रात और आयत ने दोबारा सिसकी ली थी। मामा वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते हैं? आज तो मैंने कुछ नहीं किया ना। रोती बोली तो समझ जाने से कंधे पर हाथ रखा है। तो बस अब मैं तुम्हें रोता हुआ ना देखूँ, ये क्या बात हुई भला? तुम रोती रही तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? और आलम को आने दो, मैं उससे बात करती हूँ। मेरी बेटी से आराम से बात किया करे। समन शाह ने उसे तसल्ली दी और किचन में उसके लिए जूस लेने गई। पीछे नाला और शाह और बीजान ने इसे संभाला था। अरहम ने सरार के पहुंचने की इत्तला मोबाइल पर आलिम शाह को दी। इसने बात करके सर एक तरफ रखकर आयत के कपड़े उठाकर से पहनाए। जब उसका हुलिया ठीक किया तो उसका माथा चूमता शावर लेता बाहर की जानिब बढ़ गया। वो लाउंज में आया और सब जरार से मिल चुके थे। वो भी आगे बढ़कर इसके गले मिला, फिर इसके साथ बैठ गया। सब हल्की उल्की बातें करने लगे। जरार ने उसे आयत के प्रेग्नेंट होने की मुबारकबाद दी थी। जरार आज तक ऐसे नहीं मिला था, क्योंकि हमेशा समन शाह अपने बच्चों के साथ खुद ही उसके यहाँ आ जाती थी। कभी वो यहाँ नहीं आए थे उसके यहाँ जाती थी, कभी वो यहाँ नहीं आए थे। आलम शाह भी रात को अपनी बीवी को अपने तरीके से मना चुका था। अपनी वाइफ से नहीं मिलाओगे? वो मुस्कुरा कर बोला तो आलम शाह को गुस्सा आया था। नहीं, मैं उसे मर्दों से नहीं मिलाया करता, और वैसे भी तुम यहाँ काम से आए हो ना कि किसी से मिलने के लिए, तो बेहतर होगा कि कल से मेरे ऑफिस चलो और सब कुछ समझ कर अपने बिजनेस को संभालो। आलम सख्ती से बोला तो समन शाह ने से घूरा था, जबकि जरार उसके लहजे पर खामोश रहा था। समन शाह ने उसे आराम करने उसके कमरे में भेजा और आलम शाह भी किसी काम से बाहर निकल गया। शाम का वक्त था, रोज अपने किसी काम में मसरूफ थी, जबकि आलम शाह भी अभी तक ऑफिस से लॉन में नंगे पाँव वॉक कर रही थी कि तभी सामने गेट से जरार लॉन की तरफ आया था। वो आता हुआ दिखाई दिया। आयत ने फौरन अपना चेहरा दुपट्टे के बालों से ढका था। उसने रुख फिर खड़ी हो गई। जरार कमीनगी से मुस्कुराता उसकी तरफ आया था। उफ यार भाभी, इतना भी क्या शर्माना। इधर तो देखिए, मैं तो देखूं आलम शाह ने कौन सा खजाना ढूंढ लिया है। बदतमीजी से बोला तो आयत पीछे मुड़ी और अंदर की जानिब भागने लगी कि जरार ने इसका हाथ पकड़ा, उसे खींच कर अपने करीब किया तो आयत खौफ से फड़फड़ाने लगी थी। अरे यार, इतनी भी क्या जल्दी है, दीदार तो करवाते जाओ, खबासत से बोला था और फिर अचानक उसका दुपट्टा खींच कर उसे अलग किया तो आयत का दिल क्या ज़मीन पर उसमें समा जाए। जरार भाई, ये क्या करें हैं आप? प्लीज़ मेरा दुपट्टा छोड़ें, वो हिम्मत करते बोली, जबकि जरार उसकी खूबसूरत चेहरे और सरापे में खो गया था। आज समझ आया था खाला जान अपने अम्मी को क्यों कहती थी कि आलम की बीवी बहुत खूबसूरत। कहता उसका बाजू छोड़ के कमर में हाथ डालने ही लगा था कि अंदर से अरूश आयत को पुकारती बाहर आया। वो इतनी जल्दी से इससे दूर हुआ और दुपट्टा इसकी तरफ उछाला तो आयत ने दुपट्टे लेके खुद पर ओढ़ा और अरूश की तरफ भागी, जो पूर्ज के स्टीयरिंग उतार कर लॉन में उतर रही थी। आयत ने आंखें साफ की और अपनी कपकपाहट पर काबू पाया। आयत तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सारी हवेली में ढूंढ रही हूँ। ये पकड़ो मामा का फ़ोन। लाला कब से फ़ोन पर बात कर रहे हैं? तुमसे कोई पर्सनल बात करनी है शायद। अरूज की आखिरी बात पर उसने उसे छेड़ा और मुस्कुराती हुई अंदर की जाने पलट गया। आयत भी फ़ोन थामती हुई उसके पीछे भागी। वो लाउंज से गुजर कर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि लाउंज में बैठे नायला और शाह ने उसे वापस बुलाया। आयत आकर उनके पास से बैठी थी। ये क्या तरीका है आयत? तुम कम से कम अपनी हालत का ही सोच लो। कितनी दफ़ा कहा है लड़की इस तरह हाल में भागती नहीं है, कोई भी नुकसान न पहुंच सकता है, लेकिन तुम हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आती हमारी बात। सख्ती से बोली तो आयत आंसू छुपाती उठ खड़ी होती। सॉरी मामा, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। आयत कहकर अपने रूम में आई और जिसने फ़ोन की तरफ देखा था कि स्क्रीन पर नज़र पड़ती इसकी जान निकली थी। वहाँ पर 6 मिनट और कुछ सेकंड हो चुके थे कॉल को अटेंड किए। तो इसे तो लगा था कि अरूज ने कहा कि खुद ही कॉल कर लो, मगर कॉल तो ऑलरेडी चल रही थी। आयत ने लबों पर ज़ुबान फेरते मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, वो खुद पर ज़ब्त करती बोली, जबकि दूसरी तरफ खामोशी कायम थी। आयत को दिल में खुशी हुई कि शायद इसने कुछ सुना नहीं, मगर अचानक इसकी आवाज़ सख्त हुई थी। क्यों भाग रही थी तुम? इसकी तेज़ आवाज़ पर आयत ने लबों पर ज़ुबान फेरी। मैं बस जल्दी से आपसे बात करना चाह रही थी। आयत ने झूठ गला, मगर सामने भी आलिम शाह था। उसके लहजे में ही इसका झूठ जान क्या था। आयत, मुझे सच बताओ, क्यों भाग रही थी तुम? किसी ने कुछ कहा क्या मेरी जान को? आलम फिक्रमंदी से बोला। पता नहीं क्यों आज उसका दिल आयत की जान से घबरा रहा था। नहीं आलम, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना और मैं सच बोल रही हूँ। उसकी बात पर आलम गहरा सांस भर गया। खुद को पुरसुकून करने के बाद उससे मुखातिबा, तबीयत कैसी है? आयत उसकी मोहब्बत पर जब सर्दगी से मुस्कुराए। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आयत ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन आलम अभी भी मुतमिन ना हुआ था। लंच किया तुमने क्या? आयत इसके सवाल पर गड़बड़ा गई। क्यों? क्या नींद के बायस वो दोपहर में ही सो गई थी? लंच तो मिस हो गया। नहीं, वो मुझे नींद आई थी और लंच नहीं कर सकी। आलम अचानक भड़का था।
دماغ سیٹ ہے تمہارا، کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ کسی بھی ٹائم کا کھانا اسکپ مت کرو، تم جانتی بھی ہو کہ اتنی ہیلدی نہیں ہو کہ اس حالت میں بغیر کھائے سروائیو کر سکو۔ پھر کیوں سوئی تم؟ عالم کو غصہ آتا دیکھ آیت خاموش ہو گئی تھی۔ اب جاؤ، شاباش، جا کر کپ کا کھا لو، میں گھر آ جاؤں گا، تھوڑی دیر میں سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ پھر عالم شاہ خود پر قابو پاتا پیار سے بولا تو آیت پھر سے مسکرائی اور اسے اللہ حافظ بولتے موبائل سائڈ پہ رکھا۔ کچھ دیر پہلے کا واقعہ ذہن میں آیا تو آیت کا دل بھر آیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ عالم شاہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اسے نہیں پسند کوئی بھی آیت کی طرف دیکھے، مگر آج تو ایک غیر محرم نے اسے بغیر دوپٹے کے دیکھا تھا اور اسے غزالت سے چھوا بھی تھا۔ اس کی بھوکی نظریں یاد کرتے آیت کو اپنا آپ ناپاک لگا تھا۔ آیت بے ساختہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ کیسے برداشت کر سکتی وہ تکلیف؟ کسی کو بتانے سے بھی ڈر رہی تھی، جبکہ زرار کا بھی ابھی حویلی سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آیت نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا اور اپنی حالت ٹھیک کرتی باہر ہے، کیونکہ اب اسے بھوک سے چکر آ رہے تھے۔ وہ کچن کے دروازے پہ پہنچی کہ اس کا جی متلایا۔ وہ تیزی سے لاؤنج کے پاس بنے واش روم میں بھاگی تھی۔ پیچھے وہ سب کو اس کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ وہ بھی الٹی کر کے باہر آئی تھی کہ ڈائننگ پر بیٹھی کے مین ڈور سے عالم شاہ اور زرار لاؤنج میں داخل ہوتے دکھائی دیا۔ آیت زرار کو دیکھتی منہ چھپا گئی تھی۔ اس کی حرکت پر عالم شاہ کو خوشی ہوئی تھی، چلو آیت نے اس کی کوئی بات تو مانی، جبکہ وہیں آیت کی حرکت پر زرار کو کوفت ہوئی تھی۔ عالم سب کو سلام کرتا آیت کے پاس بیٹھا۔ نائلہ شاہ نے ملازمین کو کھانا لانے کا اشارہ کیا تو وہ کھانا لگانے لگی۔ عالم نے ٹیبل کے نیچے سے آیت کا ہاتھ تھام کر سلانا شروع کیا تو آیت نے گڑبڑا کر سب کی طرف دیکھا، مگر کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر عالم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر عالم اس کی طرف متوجہ ہوا اور آہستہ آواز میں بولا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ انہیں چہرہ نہیں دکھانا، تو میں کیسے کھاؤں؟ آیت نئے لہجے میں دنیا جہاں کی مظلومیت سموئے ہوئے کہا۔ عالم نے اس کے دوپٹے کا ایک پلو اٹھا کر اس کی طرف سے چہرے کے سامنے کیا۔ اب زرار اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، اب کھاؤ، عالم نے کہا تو آیت نے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے، مگر اس نے پہلا چمچ ہی لیا تھا کہ اسے پھر سے وامٹنگ ہوئی اور دوبارہ واش روم میں بھاگی تھی۔ عالم پریشانی سے واش روم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا کہ آیت کا کھانا ہرگز اسکپ مت کرے، اس کی پریگنینسی ارلی ایج ہے تو اسے خیال رکھنا چاہیے، اگر اس نے کھانا اسکپ کیا تو اسے وامٹنگز رہیں گی اور طبیعت سنبھلنے میں وقت لگے گا۔ آیت کو مسلسل بیسن پر جھکے دیکھ کر سب کھانا چھوڑ چکے تھے۔ یہ تھوڑی دیر پہلے بھی وامٹنگ کر کے آئی تھی، اب دوبارہ سے پھر کر رہی ہے۔ سمن شاہ نے عالم کو بتایا، مزید فکرمند ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ آیت جب منہ صاف کر کے واپس آ رہی تھی، پھر سے چکرائی تو عالم نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ میں اسے روم میں لے کے جا رہا ہوں، آپ کھانا بھجوا دیں، عالم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو آیت شرمائی۔ عالم نیچے اتارے نہ، سب دیکھ رہے ہیں۔ آیت تک دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے چہرہ اس کے گردن میں چھپا گئے ہوئے بولی تھی، مگر عالم شاہ سے یوں ہی لیے اوپر کی طرف آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کھانا کھا کر بیڈ کی طرف آئے تھے۔ آیت اب سنبھل گئی تھی، وہ دونوں اپنی اپنی جگہ لیٹ گئے تھے تو عالم نے اس کی سپیڈ کم کی اور لیمپ آف کر دیا۔ پھر اس نے خاموش لیٹ لی، آیت کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کیا تو آیت نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ عالم پلیز آج رہنے دینا، آیت رونی سور بنا کے بولی، مگر عالم اس معاملے میں اس کی سنتا کانپتا، مجھے اب تمہاری آواز نہ آئے۔ عالم اس کے ماتھے پر لب رکھتا شدت سے بولا تو آیت بھی خاموش ہو گئی۔ دن بہ دن عالم کا جنون اس کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ عالم نے اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا تو آیت شرماتی ہوئی نظریں بند کر گئی تھی۔ عالم اس کے سینے سے ہٹا تو اس کی گردن پر گہرے سانس چھوڑے، جبکہ آیت اس کی سانسوں کی تپش سے خود کو جلستا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ جب اس نے آیت کے ہونٹوں پر قفل لگاتے اپنے دونوں ہاتھ اس کی شرٹ میں ڈالے پیٹ پر رکھے تھے تو آیت اس کے ہاتھوں کو اپنے جسم پر حرکت کرتے دیکھ اس کے ہاتھ تھامنا چاہا۔ عالم نے اس کی مزاحمت و غصے سے اس کے لبوں کو اپنے دانتوں میں دبایا تھا اور انہیں اپنے ہونٹوں سے جدا کیا تو آیت نے اس کی بڑی آئندہ میرے سامنے مزاحمت کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ عالم اس کے کان میں سرگوشی کرتا پھر سے اس پر جھک گیا تھا۔ آیت بھی خاموشی سے اس کے چیختے سہنے لگی، لیکن پتہ نہیں عالم کی قربت میں ایسا کیا تھا کہ کچھ دیر بعد ہی وہ اس کی قربت کے نشے میں بہکتی اس کا ساتھ دینے لگی۔ ایک ماہ بعد یوں ہی آیت کے دن عالم کے ساتھ خوبصورتی سے گزرتے چلے گئے۔ اب عالم اس پر غصہ بھی کم ہونے لگا تھا، کیونکہ اب آیت اسے ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ اب ان دنوں میں صرف ایک خاص بات ہوئی تھی کہ عروش کے لیے سمن شاہ کے بھتیجے کا رشتہ آیا تھا۔ حدید نہ صرف اچھی صورت کا مالی تھا بلکہ اس کا مزاج میں بھی بہت ٹھہراؤ تھا۔ عالم شاہ تو اس سے پہلے بھی واقف تھا، اس لیے مزید جانچ پڑتال نہیں کرنی پڑی۔ عروس سے پوچھا تو اس نے بھی
जैसे आपकी मर्ज़ी की एहतियात समन शाह को अपनी तरबियत पर फ़ख्र महसूस हुआ तो उन्होंने सबकी रज़ामंदी से अपने भाई शाहनवाज़ को हाँ कर दिया। अभी वो लोग 2 दिन पहले ही मंगनी की रस्म अदा करके गए थे, जबकि शादी 1 साल बाद करने का फ़ैसला हुआ था, ताकि तब तक आयत की डिलीवरी भी हो जाए, वो भी शादी ठीक से एंजॉय कर सके। हाँ, अलबत्ता ज़रार अभी तक वापस नहीं गया था। उसका कहना था कि वो एक दफ़ा ही सब कुछ समझ कर जाएगा, ताकि फिर दोबारा ना आना पड़े। इन दिनों आलम आयत के साथ ही रहता था, तो ज़रार ने भी आयत से कोई बदतमीज़ी नहीं की थी। हाँ, उसकी गलीज़ नज़रें ही थी जो आयत को बर्दाश्त करनी पड़ती थी। मंगनी की रात ही आलिम शाह किसी ज़रूरी काम से 2-3 दिनों के लिए कराची चला गया था। तब से आयत नाला शाह के पास उनके रूम में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि सबका कहना था कि इस हाल में लड़कियां अकेले कमरे में ना रहें। आज आलम शाह की वापसी थी, तो आयत सुबह से ही खुशी से झूमती फिर रही थी। आलम शाह ने सुबह तक ही पहुंचना था, तो आयत असर के बाद से ही अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि उसका दिल था कि वो आलम के लिए स्पेशल तैयार हो, और ताकि आलम उसकी पेशकदमी पर खुश हो। उसने अलमारी खोली ताकि कोई प्यारा सा फैंसी सा ड्रेस ढूंढे, लेकिन उसे कोई भी ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी नज़र एक बंद पैकेट पर पड़ी, तो आयत ने उसे बेड पर लाई। जैसे ही उसने पैकेट खोला आयत खुशी से सरशार हो गई। इस पैकेट में एक डार्क ग्रीन सिल्की सिंपल मगर फैंसी साड़ी थी। आयत को वो बेहद पसंद आई थी, लेकिन जब उसने फिर से पैकेट में झांका तो उसमें ब्लाउज़ भी निकाला। वो ब्लैक कलर का छोटा सा ब्लाउज़ था, जो मुश्किल से सीने के उभार को ही कवर कर सकता था, लेकिन असल खूबसूरती तो थी ही उसी में, क्योंकि उस पर ब्लैक ही सितारों का काम हुआ था। आयत ने जल्दी से उठकर स्टीम एयर से साड़ी को प्रेस करके बेड पर रखा और रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक करती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। 20 मिनट बाद वो आफ्टर बाथ गाउन में बाहर निकली और शीशे के सामने आई। इसने खुद का अच्छे से जायज़ा लिया और फिर शुक्र अदा किया कि अभी वो बिल्कुल भी मोटी नहीं लग रही है। आयत मुतमिन होती बेड से साड़ी उठाकर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। आज उसने पहली दफ़ा साड़ी पहनी थी, मगर वो कामयाब रही थी। फिर वो बाहर आई, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते ड्रायर उठाकर अपने बाल अच्छे से ड्राई किए, फिर नीचे से हल्के कल के और 2 लटे निकाल कर बाकी बाल खुले छोड़ दिए। फिर उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी, जो 7 बजा रही थी। मतलब उसके पास तकरीबन आधा घंटा था। आयत ने जल्दी से लाइट सा मेकअप किया और आखिर में ऑरेंज लिपस्टिक लगाकर अपनी तैयारी को फाइनल टच दिया। फिर एक बार ही सिल्वर चेन गले में डाली और सिल्वर ही इयररिंग कानों में डाले। आखिर में वो 2-3 अंगूठियाँ पहनते ही अपनी ब्लैक हील्स उठाए सोफे पर आकर बैठी, झुककर स्ट्रिप बंद करने लगे। थकन के बायस कमर सोफे की पोस्ट पर टिका ली, जबकि दोनों हाथ पेट पर रखती मुस्कुराने लगी। आपको पता है, मामा पापा ने खुशी करने के लिए इतनी मेहनत की है। बस मेरी दुआ है कि आपके पापा जल्दी से खुद ही रूम में आ जाएं, फिर हम तीनों मिलकर एंजॉय करेंगे। लेकिन आप तो रात को मामा को तंग करते हो ना? लगता है आप से भी मामा की तरह पापा का जुनून देखा नहीं जाता, तो आप भी मामा के साथ रोते हो ना? लेकिन आप परेशान ना हो, जब आप हमारे पास आ जाओगे ना, तो हम दोनों मिलकर आप पापा को बहुत सारा तंग करेंगे। आज मासूमियत से अपने वजूद में पलते हुए इस वजह से बातें करने लगी। कुछ देर बाद आलिम महसूस हुआ बाहर कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। उसे लगा आलिम होगा, क्योंकि सिर्फ वही रूम की डुप्लीकेट अपने पास रखता है। आयत मुस्कुराकर उठी। तभी अंदर दाखिल होने वाले को देखकर आयत गुस्से से आगे बढ़ी। ज़रा जो दरवाज़ा अंदर से लॉक करता पीछे पलटा था। आयत के होशरुबा हुस्न पर नज़र टिका गया था, जो इस वक्त बेपनाह हसीन लग रही थी। ज़रा भाई, ये क्या बदतमीज़ी, आपको मैनर्स नहीं है कि किसी के बेडरूम में यूँ दाखिल नहीं होते? और दरवाज़े क्यों लॉक किया आपने? अभी क्या भी बाहर निकले। आयत इसकी होश भरी नज़र खुद पर देखते हिम्मत करके बोली थी, मेरी बुलबुल, लगता है तुम भी खुद को सजा के मेरा इंतज़ार कर रही थी। ज़रा बेशर्मी से कहता हुआ आगे बढ़ा, तो आयत वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन दरिंदे ने उसका बाजू थामा और इसे खींच के बेड पर पटका। तो आयत ने बेड से उठना चाहा, मगर वो आगे बढ़ा। उसके दोनों हाथ बांधने के बाद उसके मुंह पर भी पट्टी बांध दी, तो आयत अब चीख भी नहीं पा रही थी। वो घटिया इंसान तेजी से बेड पर आए बगैर किसी देर के आयत की साड़ी का पल्लू कंधे से खींच कर उतारा, तो आयत की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल ही दिल में अल्लाह से अपनी इज़्ज़त की महफूज रहने की दुआ करने लगी। ज़रा अब आज का शफा जिस्म अच्छे से देख सकता था। उसके पेट पर कोई कपड़ा नहीं था, बस सीने पर ब्लाउज़ ही था। अभी उसने ब्लाउज़ उतारने के लिए हाथ बढ़ाया था कि दार से दरवाज़ा खुला, तो ज़रा तेज़ से बेड से उतरा था। उसकी नज़र जैसे ही दरवाजे पर गई, तो आलम शाह सुर्ख चेहरे के साथ आंखें नीचे खड़ा था। गुस्से की वजह से गर्दन और बाजू की रगें फूली थी। मुठियाँ भींचता हुआ ज़रार की तरफ बढ़ने लगा था कि आयत पल्लू कंधे पर डालते हुए भागकर इसके सीने से आ लगी थी, जबकि इसके पीछे वो सब खड़े इसकी हालत देखकर परेशान हुए थे। आलम शाह को हवेली अपने आए 15 मिनट गुजर गए थे। वो सबके साथ लाउंज में बैठा हुआ था कि उसने आयत के बारे में पूछा, तो नाला ने उसके कमरे में होने का बताया। कुछ देर बाद जब आलम ने ज़रार को पूछा, तो सब ने कहा कि उसने नहीं मालूम। तभी ये मुलाजमा ने आकर बताया कि उसने ज़रार को ऊपर जाते हुए देखा था। आलम के दिमाग में खटका हुआ, क्योंकि ज़रार का रूम नीचे था, तो वो ऊपर क्या लेने गया था। आलम तेज़ी से ऊपर की जानिब भागा, तो वो सब भी इसके पीछे आए थे। आलम ने जब आयत की सिसकी सुनी, तो तेज़ी से डुप्लीकेट चाबी की निकाली और दरवाज़ा खोला, मगर सामने का मंजर देख इसका खून खोल उठा था। आयत बेतहाशा रोती उसके सीने से चिपकी थी, जबकि आलम शाह खून
شام نظر سے سامنے کھڑے زرار کو گھورتا ہوا اس کی بھیڑ سے لا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے خاموش ہوتا نہ دیکھ عالم نے اسے نائلہ کو تھما دیا اور ان سے لگی مزید تیزی سے رونے لگی تو ان کے رونے کی آواز سن کر عالم کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ وہ لمبے راگ بڑھتا زرار کے پاس پہنچا اور اس کا کالر گھسیٹ کر باہر نکالا۔ عالم نے سیڑھیوں کے پاس جا کر زرار کو وہ دھکا دیا جو وہ بل کھاتے نیچے لاؤنج کے فلور پر جا گرا تھا۔ اس کے ماتھے اور ناک سے خون نکلنے لگا تھا، مگر عالم شاہ طوفان بنا خود بھی نیچے آیا اور اس پر غصے لاتے برسانے لگا۔ لو کے بٹھے، تیری ہمت کیسے میری بے عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ اب جو تیرے ساتھ ہوگا میں وہ کروں گا، تیری سات نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ دوسری ماں بہنوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عالم شاہ آخری بات مارتا چیخا تھا۔ زرار اب بدنما ہو چکا تھا، مگر عالم شاہ اسے بازو سے پکڑتا گھسیٹ کر باہر نکال چکا تھا۔ باہر کھڑے ارحم کو اشارہ کر کے بلایا تھا، اس کی دونوں آنکھیں نکال کر دریا میں بہا دو، بایاں ہاتھ اور ٹانگ بھی نکارہ کر دو۔ عالم شاہ نفرت سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا، ارحم کو کہتا واپس مڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی اوپر والے پورشن پر قدم رکھا، آیت کی چیخیں اس کے کانوں میں پڑی تھی، وہ وہیں رک گیا تھا۔ آج پہلی دفعہ عالم شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عالم نے آستین سے آنسو صاف کیے تھے اور اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے آیت بی جان کی گود میں سر رکھے چیخ رہی تھی، جبکہ بی جان اس پر کچھ پڑھ کر پھونک مار رہی تھی۔ سمن شاہ بھی شرمندہ سی بیڈ کے پاس کھڑی تھی، آیت کو تڑپتے دیکھ رہی تھی، اور نائلہ شاہ صوفے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ روش انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم کو دیکھ تکلیف اور شرمندگی سے نظریں بند کر رکھی تھی، تو عالم بھی پریشان ہوتا بیڈ کے پاس آ کر بیٹھا۔ عالم نے آیت کا سر بی جان کی گود سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور خود بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تھی۔ بس میری جان، یوں رو کر مجھے شرمندہ مت کرو۔ عالم بے بسی سے اس کے پاس چلا بولا، جبکہ آیت ابھی بھی اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ عالم، انہوں نے میرے ساتھ وہ بھی بات مکمل نہیں کی تھی کہ عالم نے اس کی بات کاٹ دی۔ کچھ نہیں کیا اس نے تمہارے ساتھ، کچھ بھی نہیں۔ تم اب بھی اتنی ہی پاک ہو جیسے تمہیں میں چھوڑ کر گیا تھا۔ عالم شاہ نے محبت سے سمجھاتے ہوئے خود سے الگ کیا تھا۔ سمن شاہ تیزی سے اس کے پاس آئی تھی، جگ سے پانی نکال کر آیت کے لبوں سے لگایا تو آیت کانپتے ہوئے پانی پینے لگی۔ آیت بچے، تمہیں پیٹ یا کمر میں درد تو نہیں ہے؟ بی جان نے خدشے کے تحت سوال کیا تو سب نے آیت کی جانب دیکھا۔ آیت کی کمر واقعی تب سے دکھ رہی تھی جب سے زرار نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ اسے اپنا بھاگنا یاد آیا تو بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا۔ بی جان، میرا بیبی ٹھیک ہوگا نا؟ وہ بی جان کو دیکھتی صدمے سے بولی تو نائلہ شاہ تیزی اس کے پاس آئی تھی۔ آیت، بتاؤ تو صحیح، کہیں تکلیف تو نہیں ہے نا تمہیں؟ نائلہ شاہ فکر مندی سے بولی تو آیت نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، اور وہیں عالم کو لگا کسی نے اس کی روح ضبط کر لی ہو۔ کہاں درد ہے؟ نائلہ کے سوال پر آیت رونے لگی۔ ماما، میری کمر میں درد ہے۔ آیت کی بات پر سب خواتین نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، ابھی آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ عالم شاہ نے ڈاکٹر کا نمبر ملا کر اسے آنے کا کہا، خود آیت کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آیت، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا میری زندگی، تم رونا بند کرو۔ عالم نے اس کے آنسو صاف کیے تو آیت بھی اس بات میں سر ہلاتے خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ کر بچے کے ٹھیک ہونے کا بتایا اور آیت کی حالت کی وجہ سے اسے انجیکشن دیا تھا۔ جہاں آیت اپنے بیبی کے ٹھیک ہونے کا سن کر خوش تھی اور وہیں انجیکشن کا سن کر پریشان تھی، مگر عالم نے زبردستی اسے پکڑ کر انجیکشن لگایا۔ آیت اب سے منہ پھیلائے بیٹھی تھی، اس نے کھانا سے بھی انکار کر دیا۔ سمن شاہ اسے پیار سے سمجھا کر کھانا کھلا رہی تھی، پھر وہ سب بھی اسے پیار کرتے ہوئے اپنے کمرے میں سونے چلی گئی، جبکہ سمن شاہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، مجھے پتہ ہوتا زرار ایسا ہے تو میں کبھی اسے ویلی نہ رہنے دیتی۔ سمن شاہ نے آیت سے معافی مانگی تو آیت نے اٹھ کر ان کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ تائی جان، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ کو نہیں پتا تھا ان کا، بھلا مائیں بھی بیٹے سے معافی مانگتی ہیں؟ آیت احترام سے بولی تو ان کی پیشانی چوم کر باہر نکل گئی۔ تبھی عالم شاہ صرف بلیک ٹراؤزر میں واش روم سے شاور لے کر باہر نکلا تھا۔ آیت اسے دیکھ کر منہ پھیر گئی تو وہ مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ آیت کو لگا وہ اسے منائے گا، مگر وہ مسکراہٹ چھپاتا ٹیبل سے اس کی میڈیسن نکالتا پانی کا گلاس اسے لے کے اس کے سامنے بیٹھا۔ اب مجھے مت منائیں، اچھا پہلے مجھے انجیکشن لگوایا اور مجھے منانے پہنچ گئے ہیں۔ آیت بغیر اسے دیکھے بولی تو عالم شاہ اسے دیکھتے مسکرایا، تمہیں منا بھی کون رہا ہے؟ آیت، میں تو بس یہ میڈیسن دے رہا ہوں تمہیں، جلدی سے کھاؤ پھر مجھے سونا ہے۔ عالم شاہ نے سنجیدگی سے بولا، جبکہ آنکھوں میں شاید ناچ رہی تھی۔ آیت جو بڑے ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اس عالم کی بات پر اس نے زمین پر پیر پٹکا تھا۔ صدمے سے آیت کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مطلب اس کی اتنی ناقدری۔ میں بھی کوئی مری نہیں چاہ رہی آپ سے بات کرنے کے لیے، اور نہ ہی یہ میڈیسن دینے والا احسان بھی مت کریں مجھ پر، میں خود کر سکتی ہوں۔ آیت غصے سے بولی تو عالم نے اسے سنجیدگی سے گھورا تو جانتا تھا اس کا گھورنا ہی آیت کے لیے کافی ہے، اور ہوا بھی یہی۔ آیت نے خاموشی سے میڈیسن لے کر منہ میں رکھی، پھر پانی لے کر گلاس ٹیبل پر رکھا۔ ہاں، تم تو مری نہیں جا رہی مجھ سے بات کرنے کے لیے، ہے نا؟ لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں جو تم سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ عالم بیڈ پر ایک طرف لیٹتا ہوا بولا، آیت بھی اس کے پاس کس سے گئے تھے؟ آپ کو پتا ہے میں اسپیشل آپ کے لیے تیار ہوئی تھی آج، لیکن سب خراب ہو گیا۔ آیت دکھ سے بولی تو عالم نے اسے خود میں بیچ لیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، ویسے بھی تم اتنی خوبصورت لگتی ہو، مجھے تیار بھی نہ ہو تو یہ بندہ پھر بھی آپ پر فدا ہے۔
आलम प्यार से कहता उसकी कमर सहलाने लगा तो आयत को कुछ देर में ही नींद आ गई। आलम भी उसकी पेशानी पर लप रखता आंखें मूंद गया था। 8 माह बाद आलम ऑफिस से वापस आया तो वो अपने कमरे में दाखिल हुआ था कि आयत बेड पर लेटी रो रही थी। आलम उसे रोता देख परेशान हुआ क्योंकि काफ़ी महीने से उसने आयत को बिल्कुल नहीं रोने दिया था। उसे यूँ रोता देख जल्दी से उसके पास आया था। क्या हुआ आयत, क्यों रो रही हो? आलम उसके भरे भरे वजूद को देखता हुआ बोला था। आयत पर टूट कर निखार आया था। वो इस वक्त रोती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि आलिम शाह का दिल क्या वक्त थम जाए। आलिम बेजान मामा से कहना उन्हें लग रहा है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और हम नॉर्मल ही करवाएंगे, लेकिन आपको पता है ना मुझे डर लगता है। वो रोती हुई इसे बेजान की बात बताने हुए बोली तो आलम शाह ने बेबसी से देखा। इसने बेजान को कहा था कि वो ऐसे ही बात ना करे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत चिड़चिड़ी हो रही है। वो इसमें रोने वाली क्या बात है? आयत तुम चलो मेरे साथ, हम अभी बेजान को कह देते हैं कि तुम्हें ये बात मत कहा करें। आलम इसे मुँह पर 5 नजर से देखता बोला। आयत का लास्ट मंथ चल रहा था। अल्ट्रासाउंड से के बाद उन्हें मालूम हुआ कि अल्लाह ने उन्हें बेटे से नवाजा है और उन दोनों ने बेबी के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग भी कर ली थी। चूँकि अब आयत के आखिरी दिन चल रहे थे तो बीजान का कहना था कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी जबकि बाकी सब चाहते थे कि ऑपरेशन के ज़रिए हो। आलम ने आयत का हाथ पकड़ा कर उसे उठाया और रास्ते से नीचे उतरे। सब लाउंज में ही बैठे थे। उन्हें देख रहा था। देख मुस्कुरा दिया तो वो दोनों भी सोफे पर आकर बैठ के बेजान आपको क्या लगता है आपने कब से रोई जा रही है? आपने क्या कहा? जो वो कब से रोई जा रही है? आलम ने बात शुरू की तो बेजान इसकी तरफ मतवज्जा है। यही कहा कि मैंने कि जब नॉर्मल हो सकता है तो क्या ज़रूरत है इतना खून ज़ाया करने की? पहले ही कमज़ोर सी है, फिर ये तो बिस्तर पर लाम अ, पर टिक जाएगी। बच्चा तो तुम संभालोगे। बेजान ने सख्ती से कहा तो आया तो फिर से दुखी हुई थी। बेजान आजकल के बच्चे का बर्दाश्त कर सकती है कितनी तकलीफ छोड़े ना आप नॉर्मल को। समन शाह भी उन्हें समझाती बोली मगर बेजान ने किसी को भी संजीदा ना लिया तो आयत रोने लगी थी। बेजान प्लीज़ ऐसे मत करें, मुझे डर लगता है। इसकी बात और बेजान ने अफसोस से देखा था। तुम्हें तो हर चीज़ से डर लगता है बेटा, मेरी मानो तो यही बेहतर तरीका है। बेजान की बात पर आयत ने बेबसी से आलम को देखा था। बेजान मैं जानता हूँ ना आयत, ये बहुत नाजुक है, इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आलम की बात पर बेजान ने से घूर कर देखा था। वो खामोश हो गया। फिर सब बातों में लग गए। आज बेचारी इसी टेंशन में रही थी। आलम जो गहरी नींद में सोया हुआ था। आयत की आहें सुनता जल्दी से उठा। आयत जैसे पता चल चुका था वक्त आ गया है तो उसने आंसू से भरी नज़र से देखा था। मुझे हॉस्पिटल ले जाएं आलम जल्दी। वो पूरी सांसों के दरमियान बोली तो आलम ने पहले समन शाह और नाला शाह को फ़ोन करके बाहर निकलने का कहा। फिर आयत को बाहों में भरता हुआ नीचे आया था। दर्द की वजह से आयत की चीखें अरूज पर थी। आलम की तो अपनी हालत ख़राब हो रही थी। इसे यूँ चीखता देख तभी बेजान कमरे का नीचे ही था। बाहर निकली। कहाँ लेके जा रहे हो इसे? तुम लोग देख नहीं रहे उसकी हालत? इसे मेरे कमरे में लेटाओ और किसी को भेजकर क्वार्टर से जबिया को बुलाओ जल्दी। बेजान की बात पर आयत ने इस हालत में भी आलम की गोद में नफ़ी में सर हिलाया था तो आलम बेजान से उसे ज़बरदस्ती बेजान के रूम में ले आया था। समझ आता जो हबीबा को लेने चली गई थी तो आयत बेड पर लेटी चीखें मार रही थी। इसने आलम का हाथ सख्ती से पकड़ा हुआ था। हबीबा जल्दी से अंदर आई तो आयत की हालत देखकर आलम से बोली साहब आप जल्दी से बाहर जाएं, उनकी हालत ख़राब हो रही है, जल्दी करनी चाहिए। हबीबा की बात और आलम ने उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर आयत नफ़ी में सर हिलाने लगते रोते हुए बोली थी तो बेजान उसकी हालत के पेश नज़र हबीबा से मुखातिब हुई। आलम को यही रहने दो, तुम बस जल्दी से अपना काम करो। बेजान की बात पर आलम ने आंखें बीच के ली थी जबकि आयत रोए जा रही थी और आलम के साथ तो बहुत ज़ोर से पकड़ा था कि शायद तकलीफ कम हो मगर वो तो होनी थी। समन शाह और नाला शाह भी हबीबा की मदद कर रही थी जबकि बेजान और आलम आयत को संभाल रहे थे जो दर्द से बिलबिला रही थी। इसकी इस कदर दिल खराश चीखें आलम से बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। उसका दिल किया हबीबा को मना कर दे मगर फिर अचानक आयत की आखिरी दर्दनाक चीख निकली और किसी नाजुक जान के रोने की आवाज़ थोड़ी थोड़ी आवाज़ आई तो कमरे में अचानक माहौल तब्दील हुआ और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। हबीबा बच्चे को वॉशरूम से नहलाकर बाहर आई, उसे आलम के हाथों में थमा दिया तो आलम ने छोटी सी जान कर देकर नम आंखों से मुस्कुरा दिया जो कर उसकी पेशानी को चूमा। आलम शाह का एक आंसू पलकों के जरिए इस पार करता बच्चे की नाक पर गिरा तो उसने आंखें बंद आंखों से ही बुरा सा मुँह बनाया तो सबके होठों में मुस्कुराहट आ गई। आयत अपन डाल से तकिए पर आंखें मूंदे लेटी थी। समन शाह ने बच्चा आलम से लिया और सब लाउंज में चले गए तो आलम भी आंखें साफ करता आयत के पास आया। आलम ने एक हाथ से इसका हाथ थामा था जबकि दूसरा हाथ इसके गाल पर था। आयत बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए। आलिम ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो आयत ने बामुश्किल आंखें खोल कैसे देखा। धीमा सा मुस्कुराया। आपको हमारा बीबी कैसा लगा? आयत ने तजस्सुस से पूछा तो उसका हाथ चुमता हुआ बोला बहुत प्यारा है मगर मेरी बीवी से थोड़ा कम। आलम की बात पर आयत सुकून से आंखें मूंद गई थी। आलम उठकर दोनों बाजू बेड पर आयत के गिर्द रखता इस पर झुका, शिद्दत से इसके दोनों गाल चूम कर अभी पीछे हुआ था। रूज भागती हुई आई और ऐसे चिपक गई। आयत यार इतना क्यूट भतीजा है तुमने, मुझे मेरा दिल करता है उसे खा जाऊं। रूज की बात पर आलम मुस्कुराता हुआ सोफे
पे बैठ गया जबकि आयत के लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। तुमने बेबी देखा? अरूश के सवाल पर आयत ने नफी में सिर हिलाया। तभी रूम में समन शाह और नायला शाह दाखिल हुई थी। नायला शाह ने बच्चे को अपनी गोद में ले रखा था। उन्होंने आगे बढ़कर बेबी को आयत की गोद में रखा तो आयत ने उसकी तरफ देखा। वो छोटा सा गुलाबी रंग का फूल जैसा बेबी आयत को बहुत प्यारा लगा था। मोहब्बत और ममता के एहसास ने उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर दिए थे। आयत उसी पर झुकी दीवाना वार से चूमने लगी। वो भी माँ का प्यार पाता खुशी से हाथ पाँव मारने लगा तो सबने मुस्कुरा कर देखा। कोई नाम सोचा है तुम दोनों ने? बेबी बेजान के सवाल पर आलिम ने इस बात में सर हिला दिया। मेरे बेटे का नाम शाबिर आलम शाह है। आलिम बेबी की तरफ देखा, बोला सबको इसका नाम पसंद आया था। बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह। अल्लाह उम्र लंबी करे मेरे बच्चे की। समझ शाह ने उसे दुआ दी थी। आयत अब मुस्कुरा रही थी। शाबिर को सीने से लगाए बैठी थी जबकि अरूश उसके पास जुड़कर बैठी शाबिर के नन्हे हाथ पे चूम रही थी। आयत बेटा अब इसे फीड करवा, भूख लगी होगी। नायला शाह ने आयत को कहा तो वो फिर से शर्मा गई लेकिन फिर उठकर रुख मोड़ कर बैठ गई। समझ शाह ने उसके गिर्द शाल लिबड़ती तो आयत ने शाबिर को गोद में रखा। आखिर आयत की मेहनत और मशक्कत के बाद शाबिर अब सुकून से छोटे छोटे घूंट भर रहा था। 2-3 मिनट बाद ही इस नन्ही जान का पेट भर गया। आयत भी अपनी हालत ठीक करती सीधी होकर बैठी थी। अब वो सब शाबिर को प्यार करने में लगे हुए थे जबकि आलम बैठा फुर्सत से आयत को नहा रहा था। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे मगर वो सब अपनी खुशी में वक्त भुला चुके थे। आखिर 4 बजे भी जान के कहने पर आलिम शाह आयत को उठाकर रूम में लाया था और फिर दोबारा नीचे आकर शाबिर को भी ऊपर लाया तो आयत इसकी जिम्मेदारी बढ़ने पर मुस्कुरा दी। आलिम ने शाबिर आयत को पकड़ा और खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जब वो फ्रेश होकर सिर्फ ब्लैक ट्राउजर में वापस आया तो आयत अभी भी बैठी उसे प्यार करने में मसरूफ थी। आलिम ने पास आकर शाबिर को उसकी गोद से लिया तो जो अपनी मामा की गोद में आराम से बड़ा था। आलिम के पास आते ही उसने बिल्कुल आयत की तरफ होंठ बाहर निकाले तो आयत ने जल्दी से उसे आलिम से लेकर उसके होंठों को चूमा था। आलिम जो अभी सदमे में बैठा था आयत की हरकत पर से घूरा। आयत डोंट डू दिस अदरवाइज आई विल टेक हिम बैक। आयत डोंट डू दिस अदरवाइज आई विल टेक हिम बैक। आलिम ने भड़क कर कहा तो आयत ने मुस्कुराहट छुपा के आलिम से मुस्कुराहट छुपाते देख उसे अपनी साइड लेता लेट गया था। तभी शाबिर के रोने की हल्की आवाज़ आलिम ने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की। आयत ने इसे खुद से लगाया और इसका शर्ट थपकने लगी। कुछ ही देर में वो सो गया था। आयत ने इसे दरमियान में लिटाया और खुद एक साइड पर लेट गई मगर आलिम ने सोए हुए शामिर को उठाकर अपने सीने पर लेटाया और एक बाजू आयत के सर के नीचे रखा था। आयत भी खामोशी से आंखें मूंद की थी। अभी इन्हें कुछ वक्त ही हुआ था कि शामिर के रोने की आवाज़ पर वो उठ बैठे थे। आयत ने इसे सीने से लगाया था उसे लेकिन उसे चुप होता ना देख आयत भी रोने वाली हो गई थी। शायद इसे भूख लगी है। आयत आलिम ने कहा तो आयत भी उसे गोद में रही उस तक उसकी ज़रूरत पहुंचाने की कोशिश करने लगी मगर वो पहुंच नहीं रहा था। पहले भी नाला शाह और समन शाह ने उसकी मदद की थी। उसे रो रो कर हकानो तो देखा। आयत ने आलम को देखा जो लेट चुका था। आलम देखिए ना प्लीज़, मुझसे नहीं हो रहा और ये रोए जा रहा है। आयत ने बेबसी से आलम का बाजू हिलाते हुए कहा। वो भी उठा। आलम ने आयत के घुटने के नीचे तकिया सेट किया। फिर थोड़ी देर बाद आयत ने इसे फीड करवा कर साइड पर लेटाया लेकिन इसके सोने के कोई इरादे ना देखकर आयत भी इसके साथ जागती रही जबकि आलिम साहब आराम से ख्वाबे खरगोश के मज़े लूटने लगे थे। 4 साल बाद आज हवेली में अरूज और हदीद की दावत रखी गई थी तो आयत सुबह से मुलाजमीन के साथ लगी हुई थी। आलिम तो आज भी ऑफिस से नहीं आया था। आयत की 3 हफ्तों को नायला शाह और समन शाह लोन में ले गई थी क्योंकि वो आयत को कोई काम करने नहीं दे रहे थे। इस अरसे में आयत ने शाबिर के 1 साल बाद अर्शमान को जन्म दिया जो अब 3 साल का हुआ था। उसके बाद अल्लाह ने इन्हें हरीम की सूरत में अपनी रहमत से नवाजा था जो अब 1 साल की हो चुकी थी। आलम शाह को वीर और हरीम से ज़्यादा मोहब्बत थी जबकि आयत को अर्शमान से 2 साल पहले ही बेजान का इंतकाल हो चुका था लेकिन अब वो सब अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आए थे क्योंकि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। अब आयत 5 साल से दोबारा प्रेग्नेंट थी। उसकी पिछली तीनों डिलीवरीज नॉर्मल हुई थी। अरूज की शादी को भी 3.5 साल हो चुके अरूज की शादी को भी 3.5 साल हो चुके थे। वो भी अपने घर में खुश थी। उसका एक 2.5 साल का बेटा था जिसका हसन और 1.5 साला बेटी मिरहा। अभी आयत खीर के लिए पिस्ता बादाम काट रही थी कि शाबिर किचन में आया और उसकी टांगों से लिपट गया। मुझे न्यू भाई ला दे, मुझे
نیو بھائی لاتے ہیں مجھے ارشمان کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ شاویر کی بات پر آیت گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کے گال چومی تھی۔ کیا کہا ہے ماں نے ملے پیالے سے بیبی کو آیت محبت سے بولی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ شاویر ہمیشہ خود ہی اسے لڑائی کرتا ہے۔ جب کہ وہ بچار رونے لگے تو یہ خود آیت یا عالم کے پاس شکایت لے کر پہنچ جاتا تھا۔ ابھی شاویر کوئی جھوٹ کرتا کہ کچن میں عالم کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ شاویر آیت کو چھوڑتا اس طرح بھاگا تو عالم نے اسے باہوں میں اٹھایا، اس کی پیشانی چومی تھی۔ عالم آیت کو روم میں آنے کا اشارہ کرتے خود باہر نکل گیا تھا۔ وہ بھی ملازمین کے ذمے کام لگاتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی۔ آیت روم میں داخل ہوئی تو عالم جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹا تھا اور شاویر عالم کے نیچے پڑا اس کے گدگدانے پر ہنس رہا تھا۔ آیت کے آگے آ کر پانی کا گلاس رکھا اور پھر عالم کی سائڈ پر رکھا۔ عالم شاویر کو سائڈ پر کرتا سیدھا ہوا لیٹا اور محبت سے آیت کو دیکھنے لگا، جبکہ شاویر خود کے اگنور ہونے پر غصے سے آیت کو دیکھا تھا۔ اسے بچپن سے ہی عالم کا پیار شیئر کرنا پسند نہیں تھا۔ آیت نے روم فریج سے شاویر کا پیڈر اٹھا اس کے منہ سے لگایا اور عالم کے پاس آ کر اس کے جوتے نیچے اتار کر رکھ دیے۔ سوری، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسے پڑھتے پڑھتے میرا گلا خراب ہو گیا، تو اسی آواز سے آپ لوگوں کو اب برداشت کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی تھوڑا سا رہ گیا یہ۔ ابھی وہ شاور لے کے عالم نے اسے اپنے پاس کھینچ کر اوپر گرا لیا تھا۔ اس کی سلکی زلفیں عالم کے چہرے پر گہری گٹا کی طرح چھا گئی تھی تو عالم نے آنکھیں بند کر کے اس کی طرف خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ پھر عالم نے اچانک آیت کو نیچے کیا اور خود اوپر آیا تھا۔ اس نے آیت کی گردن میں چہرہ چھپا کر لمبی سانسیں بھر لی تھی، پھر اس کی گردن کو دانتوں سے ہلکا سا کاٹ کر دینہ وار اس کے چہرے پر اپنی شدت ظاہر کرنے لگا۔ تبھی شاویر نے غصے سے اٹھ کر آیت کے بال اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھینچے تو آیت تکلیف سے کڑا اٹھی تھی۔ شاویر ناراضگی سے بولا تھا، بابا ڈونٹ شیئر مائی لو ود مام۔ عالم نے اس کے ہاتھوں سے آیت کے بال چھڑوائے تھے۔ عالم، میں بتا رہی ہوں آپ کو، اگر اس کی یہی حرکتیں رہیں تو مار کھائے گا یہ مجھ سے، آیت نے غصے سے کہا۔ جبکہ عالم نے شاویر کو پیار کیا تھا، وہ بھی خوش ہوتا اس کی گود میں چڑھ کر۔ حریم کہاں ہے؟ عالم کے سوال پر آیت کو افسوس ہوا۔ وہ نیچے لان میں ہے، ماما اور تائی کے ساتھ، کبھی ارشمان کے لیے بھی پوچھ لیا کریں، وہ بھی آپ کا ہی بیٹا ہے۔ عالم، اگر کسی ایک بچے سے ناانصافی کی جائے تو بچے کے ذہن پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ بے شک میں اسے پیار کرتی ہوں، لیکن جب بھی وہ آپ کی ان دونوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ عالم، پلیز یوں مت کیا کریں۔ آیت نے سنجیدگی سے عالم کو سمجھایا تو اسے بھی احساس ہوا کہ ارشمان کے ساتھ ناانصافی کر جاتا ہے۔ تم کپڑے نکال دو، میں شاور لے کر آتا ہوں۔ عالم کی بات پر آیت نے اس کے کپڑے نکال کر دیے اور خود شاویر کو تیار کرنے کے لیے چلی گئی۔ عروش اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حویلی آئی ہوئی تھی۔ وہ سب ابھی کھانا کھا کے فارغ ہوئے تھے۔ عالم اور عدیل کو باتیں کرتا دیکھ آیت اور عروش باہر لان میں آ گئی تھی، جہاں منال اور حریم گھاس پر بیٹھ گئی تھی، اپنے ٹوائز سے کھیل رہی تھی اور باقی تینوں ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ بھی کرسیاں سنبھال کے تھے۔ آج موسم بہت پیارا تھا، آسمان بادل سے ڈھکا ہوا تھا، ہر طرف ہوائیں چل رہی تھی۔ آیت بس بھی کر دو یار، اور کتنے بچے پیدا کرنے ہیں تم نے؟ عروش کی بات پر آیت شرما کر نظر جھکا کے لیکن پھر خود کو کمپوز کرتے بولی، میں کیا کر سکتی؟ تمہارے لالا میری سنتے کہاں ہیں؟ آیت نے بے بسی سے کہا، ہم لالا پینا بس۔ خیر چھوڑو، میں جانتی ہوں تم بے بس ہو، میں تو بس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تمہیں مشکل ہوگی سب کچھ سنبھالنے میں۔ عروش نے جواب دیا۔ تبھی ارشمان کے رونے کی آواز ہوئی، دونوں اس کے پاس بھاگ گئی تھی۔ وہ شاید کھیلتے ہوئے گر گیا تھا، پتھر سر پہ لگنے کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ اس کے سر سے تیزی سے خون آتا دیکھ آیت نے اپنا دوپٹہ اس کے سر پر باندھ دیا تھا۔ عروش اندر سے عالم کو بلا لائی تو عالم نے تیزی سے آ کر عروش کو اپنی گردن میں اٹھایا، اور جو اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ عالم اسے لے کر گاڑی میں آیا تو آیت بھی جلدی سے فرنٹ سیٹ پر آئی۔ عالم نے ارشمان کو اس کی گود میں ڈالا اور خود کار سٹارٹ کیا۔ عروش نے آیت کو اپنا دوپٹہ پکڑایا تو عالم نے اس کے گرد لپٹا کیونکہ اس کے ہاتھ میں ارشمان تھا۔ عالم نے تیزی سے گاڑی حویلی سے نکالی۔ آیت ارشمان کا چہرہ تپتپاتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم نے اسے واٹر بوتل دی تھی۔ آیت نے چند قطرے ارشمان کے چہرے پر ڈالے۔ اس نے حیرت سے آنکھیں کھول کر دیکھا، ماما۔ اس کی آواز پر آیت اس کے چہرے پر جھکی، اس کا چہرہ محبت سے چومنے لگی۔ جی ماما۔ آیت نے ڈار سے کہتے ہوئے، سوری مجھے ان کی یہ لینگویج نہیں آتی۔ آیت نے لاڈ سے کہتے ہوئے اپنے کندھے سے لگایا تو ارشمان بھی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر آنکھیں بند کر گیا۔ عالم نے گاڑی ہاسپٹل کے باہر روکی اور آیت کی طرف آ کر ارشمان کو اپنی گود میں لیا، اور آیت بھی اپنے دوپٹے سے چہرہ کور کرتے باہر نکلی تھی۔ اور وہ لوگ اب ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھے۔ ڈاکٹر قبضے ارشمان کے سر پر اسٹریچر لگانا چاہ رہا تھا، لیکن آیت کی طرف اس کی بھی ضد تھی کہ اسے نہیں کروانا۔ آخر عالم نے اسے نہ مانتے دیکھ زبردستی سے بیڈ پر لٹایا اور ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ
دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹانگیں پکڑی تھی۔ وہ روئے جا رہا تھا، لیکن عالم نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ کر اپنا کام کرنے لگا۔ آیت نے ارشمان کی حالت دیکھنے جا رہی تھی، وہ آنکھوں میں آنسو لیے رخ موڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے پٹی کر دی تو عالم نے اٹھا کر ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر آیت کو باہر آنے کا کہا۔ وہ لوگ حویلی پہنچے تو سب لوگ پریشانی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اندر آئے تو سمن شاہ نے جلدی سے ارشمان کو عالم سے لیا تھا۔ سب اسے پیار کر رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد عالم اسے کونے میں لایا اور اسے میڈیسن دی۔ پھر آیت نے اسے اپنی گود میں سلایا۔ جب وہ نیند میں سو گیا تو آیت اسے بیڈ پر لٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عالم بھی تھک چکا تھا تو وہ بھی سو گیا، جبکہ آیت لائٹ آف کرتی دروازہ بند کر کے باہر آ گئی تھی۔ پاپا اٹس چیٹنگ، وہ منہ بسوڑ کر بولا تو عالم نے مسکرا کر اسے پاس بلایا تھا۔ وہ بھی بھاگ کر عالم کے پاس آیا اور آیت کے دوپٹے سے عالم کے ہونٹ صاف کرنے لگا۔ آیت نے کوفت سے اس کی حرکت دیکھی تھی جو عالم کے ہونٹوں سے آیت کا لفظ مٹانا چاہ رہا تھا۔ عالم شابیر کی آنکھوں میں سنجیدگی دیکھ کر عالم نے بھی اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اس کے ہونٹ اچھے سے صاف کر کے شابیر نے غصے سے آیت کو دیکھا تھا۔ شابیر کی بات پر آیت غصے سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھی تو شابیر خوش ہوتا عالم کی گود میں بھی چڑھا تھا۔ شابیر کی بات پر آیت نے عالم کو گھورا تھا۔ ویر مائی پرنس، ماما ادھر سوئیں گی تب ہی آپ کو پالے پالے سبلنگ ملیں گے۔ عالم نے اسے لالچ دی جبکہ آیت شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ بابا بٹ مجھے مان جیسا سبلنگ نہیں چاہیے۔ اس کی بات پر آیت تپی تھی۔ شابیر اٹھو، نانو کے روم میں جاؤ اور سو جاؤ، آیت سختی سے بولی تو عالم نے حیرانگی سے دیکھا۔ جو بھی تھا، آیت نے کبھی بچوں سے یوں بات نہیں کی تھی۔ آپ نانو پاس جائیں، میں پاپا کے پاس سو جاؤں گا۔ شابیر کی بات پر آیت نے اسے اٹھایا اور نیچے کھڑا کیا۔ چلے جائیں اب، بس بہت لاڈ کر لیے آپ نے بابا سے، آیت سختی سے آنکھیں دکھاتے بولی تھی۔ وہ چیخا تو آیت کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا۔ ابھی وہ شابیر کو لگتا ہے کہ راستے میں ہی سختی سے عالم نے تھام لیا تھا۔ آیت نے عالم کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں شدید غصہ لیے دیکھ رہا تھا۔ شابیر، نانو کے پاس جائیں آپ، عالم روبدار لہجے میں بولا تو شابیر دروازہ بند کر کے باہر بھاگ گیا۔ دماغ دور سے تمہارا، فضول میں کیوں پینک ہو رہی ہو تم؟ عالم نے غصے سے قریب کھینچا تو آیت خوف زدہ ہوئی تھی۔ آپ دیکھ نہیں رہے وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا؟ آیت کی بات پر عالم نے اسے دیکھا تھا۔ بدتمیزی وہ نہیں تم کر رہی تھی، آرام سے بھی سمجھا سکتی تھی، میں نے منع کیا ہوا ہے نا کہ بچوں پر سختی نہیں کرنی۔ عالم کی بات پر آیت کو خود اس کو سے الگ کرتی ہوئی بیڈ پر لائی اور لائٹ آف کر کے اپنے سائڈ لیٹ گئی تھی۔ عالم بھی اس کے پاس سے لیٹا اور اسے باہوں میں بھرا تھا۔ آیت میری زندگی، بچوں کو یوں ڈانٹتے یار، اور میں شابیر کو سمجھاؤں گا وہ تم سے بدتمیزی نہیں کرے گا۔ عالم نے اس کی ناک چومی تو آیت کو بھی احساس ہوا کہ یوں ہی غصہ ہو رہی تھی۔ عالم آہستہ آہستہ اس کے وجود میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ سب کمرے میں ان لوگوں کی گہری سانسیں اور عالم کی محبت بھری سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ ناول کا نام ہے میری زندگی اور رائٹر ہیں ان کی دا بیسٹ ناولس، انہوں نے یہی نام لکھا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس میں جو یہ بچوں کی لینگویج ہے وہ میں نے تھوڑا اسکپ کیا، کیونکہ وہ سچ کہوں تو مجھے پڑھنا ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لکھا کیا ہوا ہے۔ اب بچوں کی توتلی زبان اردو میں لکھی ہوئی ہے اور مجھے سچ میں پڑھنی نہیں آ رہی تھی، تو وہ پھر میں نے تھوڑی اس میں اسکپ کر دی ہے لائن، تو جو بھی ایک دو ہی لائن تھی جو میں نے اسکپ کی ہیں، تو امید کرتی ہیں آپ لوگوں کو برا نہیں لگا ہوگا۔ اور ناول کیسا آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ یہ کمپلیٹ ناول ہے، کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ آئے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔